हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे हम? नागौर दरबार। किसने लगाया था नागौर दरबार? कब लगाया था? घोषित उद्देश्य क्या था? फिर अकाल रात कार्यों में कौन सा तालाब बनाया गया? कौन कौन से राजाओं ने अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल, हरराज और उदय सिंह। जोधपुर का प्रशासक किसको बना दिया गया था? राय सिंह। कब से कब के बीच? 1572 से 1574 के बीच में उसे बना दिया गया था। चंद्रसेन की उपाधियां बताओ। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा। कौन कहता मारवाड़ का प्रताप उसे? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। चंद्रसेन की मृत्यु कहां हुई थी? सिंचियाई गांव में। कौन सी पहाड़ियों में? इससे पहले चंद्रसेन रामपुरा में किसको मार देता है? जलाल खान। किसको मार देता है? सिवाना के बाद कौन सी पहाड़ियों में रहा था वो? पीपलुंद और काणूजा। सिवाना का किले पे कौन कब्जा करता है? शाहबाज खान। कौन सा किला बेचना पड़ा था चंद्रसेन को? किसको बेचना पड़ा? हरराज। हरराज कहां का राजा है? जैसलमेर का राजा है। क्या चंद्रसेन नागौर दरबार में गया था? क्या उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? क्यों नहीं की? अकबर का झुकाव किधर था? उधर। तो अकबर उस समय जब वो नागौर दरबार में गया तब उसकी राजधानी कहाँ थी? बहादुरादून। कहाँ पे थी? अच्छा, जब वो बहादुरादून गया था जोधपुर छोड़ के, तब जोधपुर पे हमला करने के लिए कौन आया था? हुसैन कुली बेग। कौन आया था? हुसैन कुली बेग। किसकी सहायता के लिए आया था? राम। चंद्रसेन राम को कौन से युद्ध में हराता है? नाडोल। और उदय सिंह को कौन से युद्ध में हराता है? लोहावट। कौन से युद्ध में? मालदेव की उपाधियां बताओ। हिंदू बादशाह और असमत वाला रानी स्वरूप देने कौन सा तालाब बनवाया? जिसको और क्या कहते हैं? बहुचीरो तालाब। मालदेव ने कहां का प्रकोटा बनवाया? कौन कौन से किले बनवाए? मेड़ता, रिया, सोजत और आसानंद जी की किताबों के नाम बताओ। ओमादेव भटीनेरा, कवित, बागा भारमलीरा, दुआ, गोगाजीरी। और इन्होंने कौन से युद्ध में भाग लिया था? एक कौन से कवि लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? ईसरदास जी किताबों के नाम बताओ। आला जालारी, कुंडलियां, उसी का नाम सूरसत सही, देवियान और हरिदास। और ईसरदास जी पश्चिमी राजस्थान की क्या है? लोग। रूठी रानी के नाम से कौन विख्यात हुई? ओमादे किसकी बेटी थी? किसकी रानी थी? कौन सी दासी के कारण अजमेर के कौन से किले में रही और बाद में कहां चली गई? कहां चली गई थी? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? शेरशाह सूरी के साथ कौन कौन है? और मालदेव के सेनापति कौन कौन है? जेता और कुंपा। शेरशाह किसकी सहायता से जीता? और जीतने के बाद उसने क्या कहा? जोधपुर का किला किसको सौंपा उसने? मालदेव कहां चला जाता है? सिवाना। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। अच्छा, मालदेव ने बीकानेर वालों से कौन से युद्ध में बीकानेर छीना था? पाहेबा। कौन से युद्ध में? पाहेबा या साहेबा। कौन से राजा को मार दिया था उसने? जैत से। और किसको सौंप के आया था बीकानेर? कुंपा राठौड़। कौन सा एक मुगल बादशाह मालदेव से सहायता मांगता है? किसके खिलाफ? कौन सी जगह से? कितने दूत? कौन कौन? मालदेव ने क्या क्या देने का वादा किया? बीकानेर और सैनिक सैनिक। लेकिन किसके कहने पर विश्वास नहीं करता हो? मुल्ला सुर्ख। अमरकोट में कौन से राजा के पास शरण लेता है? वीरसाल। कौन से हाथी को लेकर वीरमदेव से लड़ा था? वीरमदेव कहां का राजा था? कहां का राजा था? मेड़। कितने युद्ध और कितने परगने जीते थे? पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? पद्मा कुमार। जब वो युवराज था तब कौन से युद्ध के अंदर गया था? खानवा। खानवा युद्ध कब हुआ था? 1527। किस किस के बीच में? बाबर और मारवाड़ की सेना लेके कौन गया था? बीकानेर की कौन? मेड़ता की। मेवात से इब्राहिम लोदी का छोटा भाई कौन सा? महमूद। कौन कौन से जाके बाबर से मिल गए थे? रायसीन का सलहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम जोधे उधर जाके मिल गए थे। मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा कौन था ओझा जी के अनुसार? राव चौधा। दिल्ली के कौन से सुल्तान को रहता है? उसकी रानी चांद कंवर ने। किसकी रानी थी चांद कंवर? चंडा की। किसकी रानी थी? जोधा की हाड़ी रानी जसमा दे ने। रानी सर तालाब। जोधा ने कौन सा मंदिर बनवाया?
चामुंडा, चामुंडा। कौन सी माता जी से नींव लगवाई थी? कौन से किले की? जोधपुर कब बसाया गया था? कब? 1459 में बसाया गया था। मंडोर राजधानी कौन बनाता है? राव चुंडा। किससे मिला था उसे? इंदा प्रतिहारों से। कैसे मिला था? किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? मुगल के भाटियों। किसको राजा बना के गया था? कान्हा। किसको नहीं बना के गया? रणमल किसकी सहायता से बना? मेवाड़ वालों की सहायता। कौन से एक राजा जो है वो लोक देवता भी है? मलिनाथ जी की राजधानी। उन्होंने फिरोज तुगलक के कौन से सेनापति की सेना को हराया था? निजामुद्दीन की कितनी टुकड़ियां? गिंदोड़ी के गीत कब गाए जाते हैं? उनके कारण बाड़मेर क्षेत्र क्या कहलाता है? मारलानी। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? मंदिर कहां पर है? मूर्ति कौन लाया था? कहां से लाया था? राठौड़ों का मारवाड़ में संस्थापक कौन था? कहां से आया था वो? किसकी सहायता के लिए? राजधानी? छतरी उसकी? कन्नौज के कौन से राजाओं के वंशज? गहड़वाल। और दक्षिण भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे नई रियासत? देखो अगला राजा लिखो, मोटा राजा उदय सिंह। हाँ बोलो, डाउट पूछो, खड़े होके पूछो डाउट। डाउट दूर कर दूंगा मैं तुम्हारे। हाँ हाँ सर बोलो। गिरी सुमेल युद्ध को परबतसर का युद्ध नहीं कहते, वो गिंगोली के युद्ध को कहते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तुम उस दिन अब्सेंट थी। मत, वीडियो मत देखा कर, बैठ जा। ठीक है? क्यों देखती है वीडियो फालतू में? हाँ दोनों। मैंने इसका मतलब तूने क्लास में ध्यान नहीं, मैंने कहा बौद्ध था, जैन था और वैष्णव था। गोसुंडी वाला अभिलेख कहता है, बड़ली वाला अभिलेख कहता है जैन रहते थे, वहां से बौद्धों के अवशेष मिले हैं, और गोसुंडी वाला अभिलेख कहता है वैष्णव है। तो सब कुछ है। तू गलत लिख गया, गलत लिख। तू आया ही नहीं था, फिर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। बेच बाद में ज्वाइन किया तो और बड़ी गलती है। हाँ हाँ पूछ ले। नहीं की थी, नहीं। वो उधर से शेरशाह सूरी से जब यहाँ गिरी सुमेल जीत गया था, उसके बाद उधर गया था चित्तौड़ की तरफ, पर इनके बीच बीच में संधि हो गई थी, न तो उसने आक्रमण किया न वो इधर आए थे कोई आगे। अल्लट ने प्रशासनिक व्यवस्था चालू की। तुम प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो? कर रहे हो? तुम नौकरशाह बनोगे। क्या बनोगे? ऐसे नौकर जो शाहों की तरफ बर्ताव करते हैं उनको क्या बोलते हैं? और कोई डाउट? एक और पूछ लो। तेरे चेहरे से लग गया था कि डाउट है। हाँ हाँ। संधि थी? कैसे नहीं थी? तुझे किसने कहा कि संधि नहीं थी? मैंने परसों क्या बताया यार, इतने लोग मिले हैं साथ में। अब इधर से डूंगरपुर से आसकरण, बांसवाड़ा का प्रताप सिंह, मेवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का चंद्रसेन, जालोर का ताज खान, सिरोही का सुल्तान, ईडर का नारायण दास, पूरी संधि है। दिल्ली अकबर हार रहा है, जगह जगह अकबर हार रहा है। और इस बार तो बड़े दिमाग से, मैं चंद्रसेन प्रताप वाला तो मुझे लगता है यार क्या दिमाग था उन लोगों में। एक जगह नहीं लड़ेंगे। लड़े थे खानवा में एक साथ, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ हार जाएंगे। अलग अलग लड़ो, जगह जगह जाके लड़ो। तो ये तो मैं एक बार महाराणा प्रताप की जयंती पे कोई ट्विटर पे एक कार्यक्रम था, उसमें मैं बोला था इस पे, मगर कितनी बड़ी भ्रांति है कि हम कहते हैं कि साहब प्रताप और चंद्रसेन एक साथ होके नहीं लड़े, क्योंकि आपने राजस्थान की हिस्ट्री के सोर्सेज ही नहीं पढ़े। वरना राजस्थान की हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़े हैं मैंने, और वो कहते हैं कि दुहड़ राठौड़ों की ख्यात कहती है कि जैसलमेर के राजा हर्राज का जब निधन हो गया तो चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ बैठने के लिए गए। चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ।
जब वो जा रहे थे तो चंद्रसेन और प्रताप पहले आबू गए। आबू में देवल रहते थे, देवल राजपूत रहते थे। वो देवल राजपूत महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की सहायता कर रहे थे, इसलिए उन देवल राजपूतों को राणा की उपाधि दी गई। क्या उपाधि गई? वहां से चंद्रसेन और प्रताप दोनों नागणची माता के दर्शन करने के लिए नागाना आए। यहां से दोनों जैसलमेर गए, हर राज के शोक प्रकट किया। उसके बाद चंद्रसेन वापस आ गए। महाराणा प्रताप ने मुगलों से सिंध लूटा, सिंध की तरफ गए और सिंध में लूटपाट करके। कहां है अपनी किताबों में? हम अमेरिका नहीं गए इसका मतलब ये थोड़ी अमेरिका नहीं है। हमारी हिस्ट्री को इतना गलत तरीके से दर्शाया गया जिसकी हद नहीं। 4 अबुल फजल की किताबें पढ़ी और आपने हिस्ट्री लिख दी। अबुल फजल महाराणा प्रताप के बारे में कैसे सही लिखेगा? अबुल फजल तो अकबर के बारे में सही बताएगा, उसका दरबारी इतिहासकार है, बिठा के लिखवा रहा है। मैं आपसे किताब लिखवाऊं तो मैं मेरे खिलाफ एक बात कैसे लिखने दूं? ये तो आप थर्ड सोर्स चेक करते, फोर्थ सोर्स चेक करते कि और सोर्स इसके बारे में क्या क्या बता रहे हैं। तो मैं वो किसी एक कार्यक्रम के अंदर बोला, थोड़े दिन बाद भास्कर वालों ने छापा, मेरे नाम से नहीं, उन तो अपने हिसाब से ही छापा, पर मैं फिर भी राजी था कि यार कम से कम बात फैली तो सही। हम बोल तो रहे इस बात को कि साहब झूठ बोलते हो तुम कि चंद्रसेन और प्रताप एक नहीं थे। तो मतलब अपने विद्वान से विद्वान लोगों को मैंने कहते सुना है कि प्रताप के समय राजस्थान के अन्य राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया, प्रताप अकेले लड़े। अरे कैसे लड़े अकेले? पूरी बाउंड्री सील है, सब कुछ साथ दे रहे हैं, इसलिए अकबर नहीं जीत पा रहा है। वरना ये कैसे पॉसिबल है कि सुरई वाले अकबर को कूट दे? दत्ताने में सिंगल मुगल नहीं बचने दिया था, सबको कूट पीट के भगा दिया था यहां से। इसका मतलब संधियां तो है ना आपस में, एक दूसरे की सहायता तो कर रहे हैं ना आपस में। और मैंने आपको बताया था कि उधर दत्ताने का जैसे ही समाचार महाराणा प्रताप सुनते हैं कि सुल्तान जीता, महाराणा प्रताप पोती की शादी करेंगे सुल्तान से, अपना रिश्तेदार है उधर हरा रहा है उसको। क्या है ये सब बातें नहीं दिखा रही कि वो आपस के अंदर एक दूसरे से सब मिले हुए? आपको खोजनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। हिस्ट्री मोटे मोटे तौर पे ऊपर लिख दी गई, इसलिए इतिहास वो सब्जेक्ट है, इसका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? रीराइटिंग। पर रीराइटिंग तथ्यों के आधार पर। आप पुराने तथ्य खोजिए, पुराने तथ्य ढूंढिए, नई चीजें सामने उनको समाहित कीजिए, उनके आधार पर आगे लिखिए, ताकि नई पीढ़ी तो कम से कम जान पाएगी सही क्या था और गलत क्या था। तो नहीं कहना दोबारा, सब मिले इतने, एक संधि नहीं। ईडर के नारायण दास ने ये मक्का मदीना जाने वाले हज यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया कि मैं हज यात्रा नहीं करने दूंगा। सुल्तान ने उधर ने हज यात्रा भी रोक लगा दी थी पूरी कि भाई मुगलों को कहो या तो हमारे इलाके में तोड़फोड़ बंद करे वरना हम हज यात्रा बंद करेंगे तुम्हारी। इतना बड़ा फैसला है। जब मुगल बादशाह के परिवार के लोग जा रहे हैं उनको बिठा इधर, आगे नहीं जाओगे, जाने नहीं देंगे हम हमारे इलाकों से। तो इडर के राजा की इतनी औकात हो रही है कि महाराणा प्रताप वो बिना महाराणा प्रताप की सहायता अकबर के खिलाफ लड़ ले, पर उनको सबको लग रहा है खूंटा मजबूत है, ये बात ढंग से लड़ ले। मैं कह रहा हूं आपको कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों ने संधियां की, संधि मानने से मना कर दिया, नहीं मान रहे, जो तुम्हारे जी में है वो कर लेना। तो उनको पता था कि लड़े, अब मान लो उस टाइम वो संधि नहीं करते, लड़ते तो डूंगरपुर पर कब्जा कर लेता अकबर। तो वो बड़ी सेना लेके आया था। समय को पहचानिए, 2 कदम पीछे हटिए, वापस 4 कदम लंबी छलांग मारेंगे। तो महाराणा प्रताप को तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि महाराणा प्रताप के सब बारे में सबसे बड़ा गलत तो हमने ये किया कि महाराणा प्रताप केवल योद्धा बना दिया। अब महाराणा प्रताप किसी भी अनपढ़ आदमी से या पढ़े लिखे आदमी को महाराणा और साहब भयंकर लड़ाई करने वाले थे और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और उनके बारे में क्या जानते हो? हाँ लड़े थे, खूब लड़े, हल्दी घाटी लड़े, हाँ हल्दी घाटी लड़े। हम पूछ रहे और लंबे समय तक लड़े, हल्दी घाटी चलती रही, कई दिनों तक हल्दी घाटी हुआ। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से बाहर निकालना पड़ेगा। विडंबना देखे, हम दिवेर नहीं जानते भाई। यदि कोई तैयारी नहीं करे दिवेर जानता है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि साहब महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह सुल्तान खान के भला आर पार कर दे, सेनापति मार दिया जाए मुगलों का, दिवेर के बारे में कोई जानता ही नहीं। एक विदेशी इतिहासकार जेम्स टोड कहता है ये मैराथन है। ऐसी लड़ाई या तो हमने यूरोप में लड़ी थी, ऐसी लड़ाई यहां लड़ गए मेवाड़ वाले, पर सारा मटिया मेट है, कहीं का कुछ ही लग गए। तो मुझे चंद्रसेन पे दया आती है हमेशा कि यार चंद्रसेन के बारे में हमारे पास बातें 10 है, 10 लाइनों में चंद्रसेन खत्म हो गया। पूरी जिंदगी लड़ा है यार वो, उसके बारे में आपसे रेफरेंस ही नहीं ढूंढे जा रहे। पर उसके लिए आपको राजस्थान की किताबें पढ़नी पड़े। राजस्थान की किताब राजस्थानी में, किसमें है? उस भाषा को कोई न तो पढ़ने वाला है, न सरकार शुद्ध ले। तो जब आपका राज्य ही शुद्ध नहीं ले, आपकी सरकार ही शुद्ध नहीं ले, तो उन किताबों में लिखी हुई बातें भी आपके सामने आएगी तो मिटमुटा जाएगी। किताबें आधी तो जलजुला गई होगी, आधी इधर उधर बिखर गई होगी, आधे रेफरेंस तो चले गए, थोड़े बहुत रेफरेंस पढ़े वो थोड़े सालों के अंदर और चले जाएंगे। तो बाद में और केंद्र सरकार का इनका तो क्या रवैया रहा होगा कि 1996 में आईएएस में क्वेश्चन था कि महाराणा प्रताप भारत के सबसे बड़े गद्दार थे।
महाराणा प्रताप भारत का सबसे बड़ा गद्दार था, क्योंकि अकबर जब भारत को एक करना चाहता था, महाराणा प्रताप रोड़ा बना हुआ था। कथन के पक्ष में मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन करेगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे। क्या करो आप, 96 यूपीसी का सवाल, ये तो ऊपर वाले कम्युनिस्ट इतिहासकारों का रहा। तो मैं ऐसा ही मुझे लगता है कि अपना इतिहास रोमिला थापर जैसी महिलाओं ने लिखा है। रोमिला थापर भारत के बड़े इतिहासकारों के अंदर माने जाते हैं। एंशियंट और मिडिवल दोनों लिखा है रोमिला थापर ने। रोमिला थापर मैम से पूछा जाए कि मैम संस्कृत आती है आपको, ना। फारसी आती है कि नहीं, तो कैसे लिख दिया? प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि वेद पुराण और पढ़ोगे तो प्राचीन भारत पढ़ोगे। और यदि आपको मध्यकाल लिखना तो आपको फारसी आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान इतिहासकार जीते थे वो सारे किसमें लिखे गए? फारसी। तो आपको दोनों आती नहीं, तो आपने इतिहास कैसे लिखा? तो उन्होंने कहा भाई इन किताबों का ट्रांसलेशन हुआ अंग्रेजी में, मैंने अंग्रेजी पढ़ी और अंग्रेजी पढ़ के लिख दिया। सही बात है, पर ट्रांसलेशन में कितनी गलतियां होती है। और ट्रांसलेशन किसने किया साहब? मैक्स मूलर ने। किसने किया? वो कहां का था? जर्मनी का। इंडिया कितनी बार आया था? एक बार भी नहीं। एक आदमी जर्मनी में बैठ के इंडिया की संस्कृत की किताबों का ट्रांसलेशन करता है, हमारे इतिहासकार उस पर लाल लौट होगी उसकी बातें मानते हैं। जिस आदमी ने कभी इंडिया देखा नहीं वो इंडिया के बारे में लिख देता है। जो आदमी इंडिया की मान्यताओं को नहीं जानता उसकी किताबें भारत के अंदर चल जाती है। फिर रोमिला थापर मैम कहती है, यू नो अर्जुन महाभारत के युद्ध में लड़ने से मना क्यों कर देता? भगवान कृष्ण उसे कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, और अर्जुन कहता है कि नहीं भगवान कृष्ण मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। जानते हो तुम क्यों? आगे जो बैठा होता है सवाल पूछने वाला होता है, नहीं मैम आप ही बताओगे, सबसे बड़े तो आप ही हो, आप बताओ क्यों नहीं लड़ रहा था? क्योंकि अर्जुन उस समय यह सोच रहा था कि जब कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाई बंद कर दी, व्हाई मी? जब अशोका बंद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कलिंग का युद्ध के बाद जब युद्ध नहीं होंगे तो महाभारत क्यों लड़ना है? इसका मतलब मैम क्या स्टेब्लिश करना चाहती है? ये भारत की सबसे मुख्य इतिहासकार है। अपना सारा आरपीसी यूपीसी का इतिहास ही उनका लिखा है, कि जो भी अपनी किताबें चलती है ऑथेंटिक, पूरी ऑथेंटिक है, उन्हीं को मानते हैं, मानते उनको ऑथेंटिक है। हाँ, तो पहले तो अपने हल्दी का टीम बोर्ड लगा हुआ था कि हल्दी का टीम तो निर्णित था। ये तो पिछले 3-4 साल से अपने वाले जागे तोड़े, और अपने मेवाड़ के इतिहासकार ने रिसर्च की, उसने कहा भाई साहब हारे हुए सेनापति दरबार से निकाले जाते हैं, जीते हुए नहीं निकाले जाते। और ये तुम बदायूनी को पढ़ो, तुम्हारे बदायूनी को ये कहता है बनास नदी के पास में चप्पलें लेके भागे थे हम। ये तुम्हारा बदायूनी कहता है गोगुंदा में जब हम रात को रुके थे तो हमने दीवारें चुनवाई थी। ये तुम्हारा बदायूनी कहता है कि जब हम गांव गांव से गुजरे थे तब गांव वाले हंस रहे थे हम पे। ये तुम्हारा बदायूनी कहता है कि जब तक हम अजमेर नहीं पहुंच गए थे अल्लाह का नाम लिया था, जैसे जैसे भील जगह जगह आक्रमण कर रहे थे। ये क्या दिखा रहा है तुम्हारे? इसका मतलब इसमें जीते हैं। और ये तुम अभिलेख पढ़ो, इस अभिलेख में राणा प्रताप कहता है तेरे को ये जमीन, तेरे को ये जमीन, तेरे को ये जमीन। जब उसके पास है ही नहीं तो बांट क्या रहा है? जब होगी तभी तो बंटेगी। तब जाके थोड़ी बहुत ऊपर वालों को बुद्धि आई है, हल्दी घाटी वाला बोर्ड चेंज किया है। और अब बाद में उसमें लिखा कि नहीं साहब इस युद्ध के अंदर जीते थे। तुम बाकी प्रशस्तियां देख लो, जगदीश मंदिर वाली राज प्रशस्ति, और थर्ड सोर्स चेक करो। आप तो ये छोड़ो, तुम कहोगे मेवाड़ वाले तो खुद की जीत बताएंगे, थर्ड सोर्स पढ़ो ना कोई, उनके अंदर भी ये सब बातें मिलती है कि जीते हैं उसके बाद में। और यदि हार गए थे तो अकबर लगातार क्यों अटैक कर रहा है? और मारना पड़ता हो कि मरते ही उसने अटैक क्यों शुरू कर दिया वापस? जहांगीर किस बात का अटैक कर रहा है यदि हारे हुए तो? फिर 1615 में मुगल मेवाड़ संधि क्यों हो रही है? क्या? तो गिरफ्तार भी नहीं हुआ तो भी जीता। हाँ, तो फर्जी बातें हैं जी, इधर उधर की लेके आते हैं कुछ ही। और फिर गिरफ्तार करना चाहते तो आपकी सेना हाथों हाथ निकल क्यों गई वहां से? पीछा करते, गिरफ्तार करते। तो इतने अजीब अजीब सी चीजें उठाई हुई है अपने इतिहास में। अब मैं तुम्हारे तो राजस्थान हिस्ट्री वाली किताब पढ़ लो तो उसमें इतनी कई हंसी की बातें टाबर समझ जाए कोई। एक लोक देवता है हड़बुजी सांकला, क्या नाम है? एक लोक देवता उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। क्या नाम है? इन्होंने दोनों को जोड़ दिया, हड़बुजी का बाप मेहाजी का बाप बना दिया। और आरपीसी किताबों में है, जिनको आरपीसी ऑथेंटिक मानती है उन किताबों में है। क्या करो आप? पढ़ रहे हैं हम, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, क्या किया जाए उनका? कोई टावर मैं जब बताता भी टावर सर उस किताब, अरे गलत है, ये मेल ही नहीं खाता है।
कहीं से इधर का उधर ही नहीं मिल पाता अपने आप। इन्होंने गलती कर दी, बाकी वाले क्यों गलती करें, किस प्रकार की गलती करें, पर चल रही है। कई 2-2 साल का 200 साल का डिफरेंस है, हम उन दो आदमियों को मिला रखा है। ये 200 साल का डिफरेंस है। तो 40-50 का हो तो मान लेंगे ये बूढ़ा हुआ ये पैदा हुआ, 200 साल में तो मिल भी नहीं सकते आपस के अंदर। पर कुछ ही चीजें हैं जी इधर उधर की चला चलू जाती है। अपने को लगता है कि मरने जोर है, अपने पापी पेट का सवाल है, 2 नंबर लड़े दे दे के मिल जाएंगे, क्यों लोड लिए जाए। वो तो चंडीगढ़ में एक फिजिक्स के प्रोफेसर, फिजिक्स के अपने बच्चे 7वीं में बच्चा पढ़े, उस बच्चे की बुक लेके बैठे, क्या इधर आ मैं पढ़ाता हूँ तेरे को। एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की, उनको लगा कि यार ये लाइन ऐसे कैसे। एनसीईआरटी में लिखा कि लोग गाय खाते थे, और अजीब सा लगा यार गाय खाते थे, लिखा था वेदों के अनुसार, उन्होंने वेद पढ़ लिए, वेद में तो नहीं लिखा हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन तो अलग प्रकार की है। दूसरी लाइन तीसरी लाइन, उस बंदे ने आरटीआई लगा दी एनसीईआरटी के खिलाफ कि मुझे बताओ कि 114 लाइनें तुम्हारी एनसीईआरटी में, ये कहां से उठाई, 114 डाउट है मेरे, ये लाइनें कहां से उठाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए। एनसीईआरटी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, नहीं जवाब दिया तो बंदा कोर्ट चला गया, उसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस किया कि कहो तुम्हारी एनसीईआरटी को मुझे जवाब दे। कोर्ट ने बुलाया एनसीईआरटी को कि जवाब दे, एनसीईआरटी का रिटर्न जवाब है कि हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं, यूं ही लिख दी, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। ये भारत का इतिहास है। इसलिए इतनी चीजें दबी है, इतनी चीजें दबी हुई जिसकी कोई हद नहीं। मोटी मोटी उभरी हुई चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें अपने को आती है, मोटी मोटी पढ़ लेते हैं, नौकरियां लग जाती है, आदमी अपने पूरी जिंदगी में लुगाई टाबरों को संभालता संभालता मर जाता है। वो लगता है प्रताप चंद्र सिंह तो मर मुरा गए, मैं तो पढ़ूं यार, मेरा पेट कम से कम लिखवा गया। मोटा राजा उदय सिंह शरीर में मोटा था, बाकी ये उदय सिंह वही है नागौर दरबार वाला। अकबर के दरबार में 2 बंदे थे, एक तो ये उदय सिंह, एक कोई चारण कवि थे, वो मोटे थे, एक ये उदय सिंह मोटा था, इसलिए उदय सिंह का नाम तो क्या कर दिया मोटा राजा, उस बंदे का नाम कर दिया जाडा चारण। जाडो, जाडो मतलब ही मोटा होता है, तो हो गए जाडा चारण, ये क्या हो गया मोटा राजा। मारवाड़ का पहला राजा जिसने अकबर के अधीनता स्वीकार की कौन था, लिखो, कब किए तो कल पढ़ ही लिया था, लाइन लिख लो वापस। यह मारवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़। जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, हु एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ अकबर। जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, हु एक्सेप्टेड सुपरमेसी ऑफ अकबर। राजकुमारी का नाम था मानीबाई, क्या नाम था, और मानीबाई की शादी की गई जहांगीर से। किसे की गई, मानीबाई को उपाधि दी गई थी एक जगत गोसाई। क्या उपाधि दी गई, जगत की मालकिन टाइप का ना, जगत गोसाई। और मानीबाई और जहांगीर का जो बेटा हुआ, वो बेटा था आपका खुर्रम। कौन था, खुर्रम बाद में आगे किस नाम से बना, सांझा पढ़ते हो आप, लिख लो। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया, ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया, ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया। दोनों बातें लिखो, मानीबाई की उपाधि और मानीबाई का बेटा। मानीबाई की उपाधि, टाइटल ऑफ मानीबाई, मानीबाई का बेटा, सन ऑफ मानीबाई। मानीबाई की उपाधि क्या है, जगत गोसाई। मानीबाई का बेटा कौन है, खुर्रम। हम्म, हम्म, क्या पता है, मैंने कहीं एग्जैक्टली पढ़ा नहीं कुछ। यहां से मुगल सेना भाग भूग गई थी, तो लिखो मानीबाई, क्यों तुमने कहीं पढ़ा कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे लाके दिखाना क्या था एग्जैक्टली, फिर मैं वो लाइन देख के पता लगा लेंगे। क्या लिखा हुआ, मानीबाई की उपाधि जगत गोसाई, और मानीबाई का बेटा कौन है, खुर्रम। और सुनो देखो, ये जो उदय सिंह था, इस उदय सिंह एक छोटा भाई था, उस भाई का नाम था रायमल। क्या नाम था,
रायमल को दिया गया था सीवाना। क्या दिया गया? एक भाई राजा बनता, बाकी भाइयों को ठिकाने मिलते, तो कौन सा ठिकाना मिल गया? शिव। रायमल के बाद में रायमल का बेटा सीवाना का सामंत बन गया, उसका नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम था? कहां का सामंत बना? किसका बेटा है? किसका बेटा है? रायमल किसका भाई है? मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन और ये सब भाई है आपस के अंदर। कल्याण सिंह का नाम हो गया कल्ला। क्या नाम हो गया? रायमल का भाई है इसलिए नाम हो गया रायमलोथ। सॉरी, रायमल का बेटा इसलिए नाम क्या हो गया? तो कल्याण सिंह का नाम क्या पड़ गया? कल्ला। कल्ला रायमलोथ नाम क्यों पड़ा? कल्ला मतलब कल्याण सिंह, रायमलोथ मतलब किसका बेटा है? बिना राजा चेंज किए हेडिंग डालो, कल्ला रायमलोथ, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कल्ला रायमलोथ। लिखो, यह सिवाना का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह सिवाना का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ रायमल, ब्रदर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। यह मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ रायमल, ब्रदर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा। अब मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है। मोटा राजा उदय सिंह ने कर रखी, तो उसके सामंत उसके साथ ही रहेंगे। सामंत वगैरह तो राजा के अंडर में रहेंगे। तो एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ, और अकबर के दरबार में बूंदी का एक राजा बैठा हुआ है, सुरजन। कौन राजा? पढ़ा था 1569 में बूंदी वाला सुरजन अधीनता स्वीकार कर लेता। और अकबर ने दरबार में सुरजन को कहा, यार सुरजन जी, हमने सुना यार तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन ने कहा, हाँ साहब एकदम सही सुना है, राजकुमारी की शादी करनी है। तो कहा, तुम्हारी राजकुमारी की शादी जहांगीर से कर दो। किसे कर दो? तुम्हारी राजकुमारी है, मेरा राजकुमार है, तुम्हारी राजकुमारी की शादी मेरे राजकुमार किससे कर दो? जहां। सुरजन जहांगीर से सगाई करना नहीं चाहता है, शादी करना नहीं चाहता। तो सुरजन ये भी जानता है कि भरे दरबार में अकबर को जवाब देने का मतलब है अकबर शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए। उसकी राजधानी में आप उसके सामने जाके तो कैसे बोल सकते हो, वहीं खड़े हो आप। और सुरजन को हाथों हाथ पता नहीं क्या सुझाव, उसने कहा, अरे सर इतना लेट क्यों कहा? यदि रिश्ता करना था तो पहले कहते। क्यों, अब क्या हो गया? अब तो कर दिया मैंने रिश्ता। अच्छा, अकबर को उसके चेहरे से पता चल गया कि झूठ बोल रहा है, नहीं किया इसने रिश्ता। तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, किसके कर दिया, किसके साथ किया? और सुरजन फंस गया बेचारा। फिर सुरजन ने भरे दरबार में देखा, सारे के सारे अकबर के सामने हेड डाउन करके बैठे। एक कल्ला रायमलोट टांग पे टांग देके मुंह बंट लगा रहा था। और सुरजन ने कहा कि कल्ला रायमलोट से किया। कल्ला रायमलोट को सुना कि मेरा नाम ले, उसने कहा हाँ हाँ अभी थोड़ा थोड़े दिन पहले ही हुआ था हमारे तो। अब अकबर को दोनों के चेहरे से पता कि सुरजन भी झूठा, कल्ला रायमलोट भी झूठा। पर क्या करो, लड़की का बाप के सगाई कर दी, जिससे वे वो कहे मेरे से कर दी, तो आप क्या कर सकते हो? और अकबर ने यूं चेहरे पे झूठी हंसी लाते हुए कहा, यार कल्ला रायमलोट पार्टी से डर गया यार, सगाई हो गई बताया नहीं। कल्ला रायमलोट ने कहा, सर वो थोड़ा ग्रह नक्षत्रों का चक्कर था, जल्दबाजी में करनी पड़ी, बाकी पार्टी क्या बात है, शाम को आओ बोतल खोल लेंगे आज ही अपने तो। पर अकबर से दरबार नहीं लिया गया, और अकबर ने हाथों हाथ कहा, यार आज थोड़ा गला खराब है, क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, दरबार नहीं ले पाऊंगा, 7 दिन की छुट्टी है, बाद में मिलते हैं, जाओ भाई जाओ जाओ घर जाओ। पर सब लोगों को समझ में आ गया कि अकबर का मूड खराब हुआ। अब बाहर राजा निकलते टाइम एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए देख देख के। कल्ला रायमलोट को सुरजन को देख देख के राजा के अरे आज तो क्या बात है, चौका मार दिया ऐसा। कल्ला रायमलोट को, और कल्ला। तो सुरजन को लगा कि यार मामला गंभीर हो सकता है, तो सुरजन ने कल्ला रायमलोट को साइड में बुलाया, साइड में बुला, कहा अब भले बातों बातों में हो, पर मेरी राजकुमारी का रिश्ता किससे हो गया? तेरे से। तू फटाफट बूंदी जाके वास्तव में रिश्ता करके आ जा, अकबर को पता चल गया तो ये और कोई लफड़ा करेगा। कल्ला रायमलोट रातों रात बूंदी आया, और बूंदी की राजकुमारी से रिश्ता करके चला गया। उस राजकुमारी का नाम था भानकमर। क्या नाम था? सुरजन की बेटी है हाड़ी रानी है, नाम क्या उसका? अब वापस 7 दिन बाद वापस दरबार बैठा, लेकिन अकबर को कल्ला रायमलोट आंखों देखा नहीं सुआए, और अकबर को लगा इसके चक्कर में मेरा पूरा प्लान कैंसिल हुआ। और अकबर ने अपने मंत्री कहा ट्रांसफर करो इसका, और कल्ला रायमलोट का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। क्या कर दिया? लाहौर में पहले से गवर्नर था, इसको डिप्टी गवर्नर बना के भेज दिया, मतलब मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। अब ये वहां पे कल्ला रायमलोट लाहौर बैठा है। एक दिन इसकी कोई लड़ाई होगी उस गवर्नर के साथ, ये गवर्नर को मार देता है। अच्छा, आपको अकबर ने कहीं पर अपॉइंट किया, आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये तो आज्ञा का उल्लंघन है।
और राजा के आगे के उल्लंघन का मतलब होता था मृत्युदंड। तो कल्ला रहमलोत जानता था कि यार अकबर पकड़ के सजा देगा, तो कल्ला रहमलोत वहां से आ गया सिवाना, चुपचाप सिवाना आ गया। पर अकबर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, चुपचाप अकबर। उल्टा अकबर ने 5-7 महीनों बाद कल्ला रहमलोत के पास मैसेज भेजा कि कल्ला जी मेरे से आगे मिलो आगरा में। कल्ला रहमलोत मिलने के लिए गया। अकबर ने कोई बात ही नहीं की लाहौर वाली, तूने क्यों मारा क्यों नहीं मारा। उल्टा अकबर ने वैसे ही समाचार पूछे, और बताओ घर पे सब राजी खुशी, क्या चल रहा है तुम्हारे घर पे, सब तबीयत वगैरह ठीक है तुम्हारी, फसलें वसलें कैसी हो रही, टैक्स वैक्स कितना आ रहा है तुम्हारे, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। कल्ला रहमलोत को लगे यार अकबर तो बात ही नहीं करना चाहता, ये उसको पता था यार अकबर एक्शन तो लेगा, बात कर ले तो कम से कम पता चले नाराज है कि नहीं है। और उस कल्ला रहमलोत ने कहा कि सर वो लाहौर, सॉरी सर, पर उसने पंगा लिया तो मैंने मार दिया उसको। अकबर ने कहा अरे क्या बात करनी, वो तो लिचड़ आदमी था, मारना ही था, और मैं तो आपका प्रमोशन कर रहा हूं, अब गवर्नर आप हो। कल्ला रहमतुल्लाह लगा यार अकबर राजी है उल्टा इस बात पे तो अपने। और बताओ कल्ला जी घर पे सब सब ठीक है। मैंने सुना यार तुम्हारी बहन शादी योग्य है। दुख है पेट बतावे माथो, मतलब परेशानी कुछ और है बता कुछ। सही बात है साहब, बहन की शादी करनी है तो जहांगीर से रिश्ता करो। अब कल्ला रहमलोत फंस गया। अकबर सीधा सीधा बदला लेना चाहता है कि तूने बूंदी नहीं करने दिया, अब बता लो, अब हम करेंगे। उसने कहा ठीक है साहब कर देंगे। पर सर दिक्कत दूसरी है, हमेशा रिश्तेदारियां बराबर वालों में होती है, मैं छोटा मोटा सामंत हूं, मेरी बहन का रिश्ता आपके परिवार में हो रहा है, मेरी बात मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, पर आपके लिए तो ये घटिया बात ही है। इतना बड़ा बादशाह और सिवाना बारात जाएगी उसकी। और अकबर ने कहा कि नहीं, इसमें ऊंच नीच वाली क्या बात है, छोटे बड़े वाली क्या बात है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए, हमें दहेज की आवश्यकता। अपने घर वाले भी ऐसी फर्जी फर्जी बातें करते हैं, बाद में लिस्ट पकड़ाते हैं लंबी सी, टावरों तक के कपड़े मांग लेते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तब उसने अकबर ने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, आप छोटे सामंत वो कोई बात नहीं है, आप सिवाड़ा के सामंत हो, आपकी बहन गुणवान है, और जहांगीर से शादी कर दी जाए। उसने कहा ठीक है साहब। कला रहमलोत ने कहा पर मेरे पास शादी के लिए भी पैसे वैसे नहीं है, बाद में करूंगा हम। तो अकबर ने कहा जितने पैसे चाहिए राजकोष से ले जा। पैसे लिए और पैसे लेके उसने सिवाड़ा किले का पुनर्निर्माण करवाया। फिर अकबर को मैसेज किया सर बारात भेज दो, पर सर ध्यान रखना बारात छोटी भेजना, मेरे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सिवाना छोटा सा गांव ही है हमारे। तो अकबर ने कहा जहांगीर आएगा, जहांगीर के 4 दोस्त आएंगे और कोई नहीं आएगा, फिर तो राजी हो तुम। और फिर भी थोड़ी बहुत कोई कमी पड़ जाए तुम्हारे, तो तुम्हारा ताऊ मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर बैठा है, आइस वाइस कम पड़े वहां से मंगवा लेना यार, तुम तो व्यवस्था करो यार। अब भाई जहांगीर अपनी बारात लेके आया, जहांगीर जहांगीर के 4 दोस्त, मैंने बताया आपको दूल्हे के दोस्त दूल्हे से ज्यादा तैयार होके रहते हैं हमेशा, ऊपर तक जोधपुरी कोट पैंट के बटन बंद किए हुए, जहांगीर शेरवानी पहना हुआ साफा वाफा लगाया हुआ, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है टाइप का फील लेता हूं। पहले क्या होती थी, बारातें जब आती थी गांव के बाहर रुकती, और लड़की वाले सामने आके बारात को लेके जाते, तो बोलते हैं सामेला। क्या बोलते हैं? बारात का सामने आके स्वागत करना क्या कहलाता है? लिख लो, सामेला बराबर बारात का स्वागत करना। सामने आके मिले इसलिए क्या होता है? सामेला। लिख लो, सामेला बराबर बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात, बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात। सामेला मतलब क्या होता है? बॉक्स में बंद कर दो। तो जहांगीर वहां सीमा पे आके बैठ गया, और उधर से कल्ला रहमलोत अपने 50 एक आदमी लेके आया। आते उन्होंने पहले जहांगीर के गले में जूतों की माला पहनाई, फिर कूटा जहांगीर को। जहांगीर के चारों दोस्तों को बनाया मुर्गा, भाग यहाँ से, कह देना तेरे बाप को ब्याह नहीं किया हमने। जहांगीर बेचारा भागा, पहला एसटीडी पीसीओ मिला, उसी से फोन किया कि डैडी किधर भेज दिया। अरे के कल्ला रहमलोत की बहन से शादी करने, अरे को कूटा उसने, मेरे दोस्तों के कपड़े फाड़ दिए, बेचारे जिंदाबाद होके भाग रहे हैं वहां से, नागे कर रखे हैं उनको तो उसने। अकबर को बड़ा गुस्सा आया, आप बादशाह के शहजादे की इस प्रकार से बेइज्जती। और अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज किया कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार कल्ला रहमलोत की लाश थी। समाचार भेजा गया कि सरेंडर कर दे, उसने कहा नहीं, अब सरेंडर तो करना ही नहीं, जो तुम्हें करना वो कर लो। अकबर सिवाना पर अटैक करता है। 1589 में सिवाना का दूसरा साका होता है। सिवाना का पहला साका किया था सातल और सोम ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, दूसरा साका किया कल्ला रायमलोत ने, किसके खिलाफ? अकबर। देखो 1589 ईस्वी में, इन 1589 एडी, 1589 ईस्वी में, इन 1589 एडी, अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक डाउन सिवाना, अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया।
अकबर अटैक्ड ऑन सिवाना। इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। सेकंड शाखा ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। सेकंड शाखा ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। सेकंड शाखा ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। शाखे में क्या क्या दो बातें होती है? एक होता है केसरिया, एक होता है जौहर। जौहर कौन करता है? महिलाएं। केसरिया कौन करते हैं? पुरुष। तो अब कल्ला रायमलोत की तो शादी नहीं हुई थी, तब तक सगाई सगाई हुई थी। तो बहान कंवर बूंदी से मैसेज करती है कल्ला रायमलोत को कि मैंने सुना है तुम साके की तैयारी कर रहे हो। तो उसने कहा हाँ साहब सही बात है, साके की तैयारी कर रहे हैं। तो तुम्हारे साके में जौहर कौन करेगा? तो कल्ला रायमलोत ने कहा भाई परिवार में खूब सारी महिलाएं हैं, किसी के नेतृत्व में कर लिया जाएगा। उसने किसी क्यों? मैं तुम्हारी रानी हूं, मेरे नेतृत्व में होना चाहिए। तो भाई मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक। तो उसने कहा सगाई अपने आप में आधा विवाह है। भान कंवर बिना शादी की वहां से सिवाना आती है, इस जौहर को लीड करती है। लिखो, भान कंवर ने जौहर किया। भान कंवर कमिटेड जौहर। भान कंवर ने जौहर किया। भान कंवर कमिटेड जौहर। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। किसके नेतृत्व में केसरिया किया गया? कल्ला कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरिया किया गया। अकबर कब्जा कर लेता है। कहते हैं इस साके से थोड़े दिन पहले बीकानेर में एक पढ़ रहे हैं हम, ये राय सिंह। राय सिंह का छोटा भाई है, उसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम है? कल्याणमल के दो बेटे हैं। कल्याणमल के एक बेटे का नाम तो क्या है? राय सिंह। एक बेटे का नाम क्या है? पृथ्वीराज राठौड़। तो अकबर के नागौर दरबार में जब कल्याणमल आया था तो ये दोनों भाई भाई साथ में आए थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बहुत अच्छा राइटर था, तो अकबर अपने साथ ही ले गया इसको, यार तू मेरे साथ ही रहे। तो पृथ्वीराज राठौड़ उधर अकबर के दरबार में रहता था, किताबें विताबें लिखने का काम किया करता था। आगे हम पढ़ेंगे भगवान कृष्ण भी बहुत अच्छी किताब लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी किताब? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ इस साके से थोड़े दिन पहले कल्ला रायमलोत से मिला। अच्छा कल्ला रायमलोत है तो मारवाड़ का राठौड़ ही, ये पृथ्वीराज राठौड़ तो आपस में काका भतीजा लगते थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत कहा कि भतीज क्यों चला चला के पंगे लेता है रे? पहले तो वहां पे सुरजन वाली बेटी से सगाई की तूने, हाँ भरी, झूठी हाँ भरी। फिर तू लाहौर गया, वहां गवर्नर को मार देता है। फिर जहांगीर की बारात को बुला के जहांगीर को नागा करके भगाता है। यार यहाँ से ये कोई तरीका है? वो अकबर खार खाया बेटा, मरेगा तुम्हें अब। कल्ला रहमलोत ने कहा अंकल मैंने तो खुद ने कफन बांध रखा है, अब मरना ही है। पर अंकल आप एक मेरा काम कर सकते हो क्या? आप कवि हो क्या? बता, क्या आप मेरे मरसिए लिख दो। क्या लिख दो? क्या लिख दो? किसी के मरने के बाद उस पर जो दोहे लिखे जाते हैं उन दोहों को क्या बोलते हैं? मृत्यु के बाद जो दोहे होंगे उनको क्या बोलेंगे? मर। तो अपने यहाँ कोई शहीद वगैरह होते हैं ना, उन शहीदों की वीरता पे जो दोहे लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मान लो आज भी अपना कश्मीर में कोई शहीद हो जाए और अपने उस पर दोहे लिखते हैं तो वो दोहे क्या कहलाएंगे? मर। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ठीक है लिख दूंगा, तू मर युद्ध में, मरेगा तो मैं लिख दूंगा। उसने कहा ना ना हाँ अभी लिखो। जिंदा पे कैसे लिखे जाते हैं? फिर तो जिंदा सी हो जाएंगे, फिर मरसिए कैसे होंगे? और वो तो कवि चेक करता है कि लड़ने वाला कैसे लड़ा था, कितने लोगों को मार के मरा था, कितनी देर तक लड़ाई की थी, घोड़े पे लड़ा, हाथी पे लड़ा, भाले से लड़ा, तलवार से लड़ा, कितनी देर तक सर कटने के बाद लड़ा। ये सब देख के बाद में लिखा जाता है। मुझे क्या पता तुम कैसे लड़ोगे, क्या पता बीच में भाग जाओ तुम। तो अंकल चिंता ही मत करो, आप जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे मैं लड़ाई कर लूंगा। कटिया पहला कोड स्यून गाथ सुने नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावियो उन बिद कटियो जाए। कटिया पहला कोड स्यून। कोड क्या होता है? कोड, कोड करना किस चीज का? चाव, चाव करना ना, राजी होना। कटिया पहला कोड स्यून, राजी होकर कटने से पहले। गाथ सुनी नहीं जाए, गाथा मतलब कहानी, गाथ सुनी निज, निज मतलब अपनी। कटने से पहले उसने अपनी कहानी बड़े राजी होकर सुनी, बड़े कोड से, बड़े चाव से सुनी। जिन बिद कवि जतावियो, जैसे जैसे कवि ने जताया था, उन बिद कटियो जाए, वैसे वैसे कट के मर गया था। कौन? उसके मरसिए किसने लिखे? देख लो, पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला रायमलोत। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के मरसिए लिखे थे। रोट एलगीज ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के क्या लिखे थे?
मर्सी लिखते। अगले राजा लिखो भाई। लिखो गत सिंह। जहांगीर ने गत सिंह को उपाधि दी थी दल थंबन। कौन सी उपाधि? किसने? किसको? लिख लो। जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। जहांगीर ने गत सिंह को दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। दल का मतलब होता है सेना। दल का मतलब थामना, सेनाओं को रोकने वाला, इसलिए क्या हो गई दल। आप यूं मान लो विजय कटकातु पढ़ी थी। कटक, कटक को रोकने वाला, कटक को जीतने वाला क्या हो गया? विजय कटकातु। आप मान लो दल पुंगल, सेनाओं को जीतने वाला। दल पुंगल, दल थंबन, विजय कटकातु, इनका मतलब एक है। बात समझे? तो जहांगीर ने कहा भाई ये अपना सेना रोकने वाला बंदा है, इसलिए उपाधि क्या दे दी जाए? गत सिंह के दो बेटे थे। गत सिंह के एक बेटे का नाम था अमर सिंह, एक बेटे का नाम था जसवंत सिंह। क्या क्या नाम थे? अमर सिंह। और अमर सिंह बड़ा है, योग्य है, बुद्धिमान है, वीर है, पराक्रमी है। एक अगला राजा बनने के लिए किसी एक आदमी में जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी सारी योग्यता किसमें? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था। और जसवंत सिंह को लगता था यार अपने को राजा बनना है, पर कैसे बने राजा? पिताजी तो राजा किसको बनाना चाहते हैं। तो उसको लगा यार ऐसा कोई बंदा जिसकी बात पिताजी मान ले और वो मेरी सिफारिश कर दे तो मैं राजा बन सकता हूँ। उसने नोटिस किया कि पिताजी किसकी बात मानते हैं। उसे पता चला कि पिताजी की गर्लफ्रेंड है अनारा बेगम। क्या नाम था? और पिताजी किसकी बातें मानते हैं सारी की सारी? अनारा बेगम। और एक दिन जसवंत सिंह सुबह सुबह ही अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। अनारा बेगम उठ के आए आंखें मसलते हुए। आगे जसवंत सिंह उनके स्लीपर हाथ में लिया हुआ खड़ा था। और अनारा बेगम जिस और उनको, अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? जोधपुर के राजकुमार हो, मेरे चप्पलें हाथ में लेके कैसे खड़े हो? जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला। उसने जाके चप्पलें पैरों में रखी, चरण स्पर्श की। क्या इसमें राजकुमार वाली क्या बात है? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिता की दासी हूं। अरे मेरे लिए मम्मी समान हो, और मम्मी की चप्पलें हाथ में उठाना कोई भी गलती? मम्मी की स्लीपर तो उठाई जा सकती है। और बताओ, आपके गठिया का दर्द था मैंने सुना, ठीक है, बिस्का धीराज को बुला कर लाऊं आपके लिए? और कोई दवाई वगैरह की जरूरत हो तो बताना मुझे। अनारा बेगम बड़े इंप्रेस हुए, अरे छोटा सा बच्चा कितना ज्यादा अच्छी बातें करता है, कितना सिंसियर है, कितना संस्कारी है। अब जसवंत सिंह सुबह शाम एक आधी बार आता जाता, मम्मी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अमर सिंह पहली बात तो उधर आता ही नहीं था जिधर महिलाएं रहती थी। आता तो अनारा बेगम से बातचीत ही नहीं। तो अब अनारा बेगम को लगने लग गया कि योग्य ज्यादा कौन है। और एक दिन अनारा बेगम ने हम गत सिंह जी कहा कि गत सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गत सिंह जी ने कहा कौन सी टाली है आज तक, तेरी सारी बात मानता हूं। और उसने कहा गत सिंह जी मैं ये चाहती हूँ कि अगला राजा किसको बनाया जाए? जसवंत सिंह को। और गत सिंह ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, तू ये फालतू की पंचायती मत किया कर, ये मैं देखूंगा राजा कौन बनेगा। अमर सिंह बड़ा बेटा है, योग्य है, बुद्धिमान है, पराक्रमी है, क्यों ना राजा बनाए उसको। और नहीं, ये नहीं चलेगी तेरी यहां पर, अगला राजा कौन बनेगा? अनारा बेगम ने कहा बस। किताबी सख्त आदमी हो यहाँ पिघल ही जाता है। गत सिंह जी ने कहा वाह ठीक है, अगला राजा कौन होगा? अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ हिज बीलव्ड अनारा बेगम, अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ हिज बीलव्ड अनारा बेगम, अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया, लिख लो, अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया। ही कोरोनेटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह। अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया। ही कोरोनेटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह। अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया। तो अब बड़े बेटे का क्या क्या दे, उसको देना तो पड़ेगा, तो उसको नागौर की जागीर देगी। कहां की जागीर देगी? देख लो। तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया। एंड नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह। तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया।
and Nagaur was given to elder son Amar Singh. बड़े बेटे अमर सिंह को क्या दिया गया? बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो, अमर सिंह राठौड़। लिखो, यह नागौर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ नागौर। यह नागौर का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ नागौर। कहां का राजा था? अब सुनना, देखो थोड़ी बात है। नागौर और बीकानेर की बाउंड्री मिलती है आपस में। किसकी किसकी बाउंड्री मिलती? नागौर की और बीकानेर की। ये इधर नागौर, इधर आपका बीकानेर। बीकानेर साइड में गांव, उस गांव का नाम है सीलवा। क्या नाम है? नागौर साइड में गांव, उस गांव का नाम है जखनिया। क्या नाम है? इधर गांव जाखनिया, इधर कौन सा गांव? इधर जो ये जाखनिया का किसान था, इसके खेत में एक मतीरे की बेल है। किसकी बेल है? मतीरा। मतीरा समझते हो? वाटरमेलन। वो वाटरमेलन जो होता है आपका, तो यहाँ पर एक मतीरे की बेल थी, मतीरा जाके लगा यहाँ। तो अब बीकानेर वाला किसान तो कहे मतीरा मेरा, नागौर वाला किसान कहे मतीरा मेरा। इस मतीरे के चक्कर में किसान लड़ लिए। ये दोनों किसान लड़े तो इनके दोनों के परिवार आ गए। इनके परिवार आए तो गांव वाले इकट्ठे हो गए। फाइनली राजाओं ने सेनाएं लगाई। युद्ध होता है मतीरे के लिए। किसके लिए होता है? तो युद्ध का नाम है मतीरा राड। क्या नाम है? रा रे री। राजस्थानी में हिंदी के हो जाएंगे का के की। राड का मतलब लड़ाई। राड का मतलब, तो कौन सी लड़ाई है? कौन सी? गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था? 1544। तो ये कब होगा? कौन सी लड़ाई हो रही है? मतीरेरी। कब हो रही है? इधर नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। कौन है? बीकानेर का राजा हुआ करता कर्ण सिंह। कौन राजा था? कर्ण सिंह बीकानेर का राजा। तो उतार लो ऐसा कैसे? लिख लेना। इधर वाला जो गांव है, उस गांव, नागौर वाले गांव का नाम क्या था? जाखनिया। और बीकानेर वाले गांव का नाम क्या था? सीलवा। ताकि याद रह जाएंगे गांव के नाम भी। को पूछ ले कौन कौन से गांव की सीमाओं पर युद्ध हुआ था? कौन कौन से गांव की? जाखनिया और सीलवा। नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। बीकानेर का राजा कर्ण सिंह। दोनों के बीच में किसको लेकर लड़ाई हो रही है? मतीरे को लेकर। इस लड़ाई का नाम क्या है? मतीररी राड। कब हुई? राड। राड का मतलब क्या होता है? लड़ाई। मतीररी राड। अंग्रेजी में ही लिखना अपने, मतीररी राड। बैटल ऑफ वाटरमेलन मत कर लेना, मतीररी राड। लिख लिया? लड़ाई में बीकानेर वाले जीतते हैं। लिखो, इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई। कर्ण सिंह वॉन दिस बैटल। लड़ाई तो क्या हुई जी? हुआ होगा शुरुआत में जो छोटा मोटा युद्ध हुआ, तो बीकानेर वाले जीते और बाद में बंद कर लिया होगा। इस युद्ध मथुरा फूट गया होगा इतने। इस युद्ध बीकानेर की जीत हुई। बीकानेर वॉन दिस बैटल। एक राइटर में काशी छंगानी। कौन राइटर है? क्या नाम है राइटर का? इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है छत्रपति रासो। क्या नाम बुक का? इस बुक में इस युद्ध की जानकारी। ये ज्यादा काम की बात है ना, युद्ध नहीं पूछेंगे, किताब का नाम पूछ लेंगे। कौन सी किताब में? छत्रपति रासो। किसकी किताब है? कौन से युद्ध की जानकारी है? लिखो, काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है।
Book Chhatrapati Raso of Kasi Changani provides information about this battle. काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती। बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती। कौन से युद्ध की? मथिरे। अब देखो एक बात सुनो, ये नॉर्मली हम जब ये बात करते हैं कि भाई मथिरे के लिए लड़ लिए, किसको लेके लड़ लिए, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि अरे और कोई काम ही नहीं था क्या, मथिरे के लिए लड़ लिए। पर वास्तव में ना ये लड़ाई कोई मथिरे की नहीं है, ये लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट की है। कि एक किसान है, उसके खेत में एक मतीरा है, दूसरे वाला किसान ले गया, उधर वाला राजा उनका सपोर्ट और कर रहा है। ये तो कल को ये भी हो सकता है कि फिर इधर वाला किसान इस किसान की खेत पे कब्जा कर लेगा। आज मतीरा लेके गए हो, कल किस पे कब्जा करोगे? फिर तो कल को आप लुगाई टापर ले जाओगे उठा के। अब ये किसान इस राजा को टैक्स देता है, तो इस किसान को लगता है कि मेरी इज्जत राजा की इज्जत, मेरी बेइज्जती राजा की। और यदि मैं राजा को टैक्स देता हूं तो भी राजा मेरी रक्षा करे, मेरे साथ में खड़ा रहे। राजा भी वास्तव में यही बताना चाहता है कि नहीं भाई, यदि मेरा किसान है, मेरे को टैक्स देता है, तो इसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा रहूंगा, किसी भी घटना में मैं इसके साथ में खड़ा हूं। और जब कोई राजा ऐसे आके खड़ा होता था, इसीलिए जनता टैक्स देती। यदि आप रक्षा ही नहीं कर पाओगे, बाद में टैक्स किस बात का है? लड़ाई हुई है तो दोनों तरफ से राजा के भाई बंधु मरे हैं, पर राजाओं ने अपनी सेना लगा दी इसलिए कि नहीं भाई, किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान होना, हार जीत अलग बात है, पर किसान को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला था, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं था। कल को यूं कोई भी आके मेरे खेत के अंदर घुस ही नहीं सकता। आगे कोई इस प्रकार की घटना होगी तो 4 बार सोचेंगे कि ना, पीछे फलान जी बैठे, इस प्रकार हाथ नहीं लगाया जा सकता। जैसलमेर में एक राजा आए थे, जवाहर सिंह, क्या नाम था? आजादी से थोड़े दिन पहले की बात, कोई ज्यादा पुरानी बातें भी नहीं। राजा जवाहर सिंह के बारे में कहा जाता है, राजा जवाहर सिंह एक दिन भेष बदल के और अपनी जनता के समाचार लेने के लिए गए। कई कहानियां पढ़ते हैं ऐसे, राजा घोड़े पे अपना भेष बदल के जाता है, नहीं भी बदलता तो भी कौन पहचानता? साधारण भेष में राजा मुकुट वुकुट धारण नहीं करके जाए तो कौन पहचानता? भाई मैं कहता हूं, आज यदि टीवी और अखबार नहीं हो, अशोक गहलोत अपने को मिल जाए तो अपने पहचान लेंगे। हाँ, मैं कहता हूं नागालैंड का मुख्यमंत्री मार्केट में मिल जाए, पहचान लो। अब तो टीवी इन सब कुछ है। वो तो मुझे याद है, हम पिछले से पिछली दिवाली पे दुबई जा रहे थे, तो हम 6-7 लोग अपने कोचिंग से। अजय माकन जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए, दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, या राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी, हम जिस पे फ्लाइट में जहां बैठे, तो मैं, विकास जी बैठे, हमारे पास वाली एक खाली पड़ी फ्लाइट, उठने वाली और खाली, तो हमें लगा किसी की टिकट कैंसिल हो गई, तो कोई आया ही नहीं। इतने में सामने से अजय माकन आ रहे। तो जैसे हमने देखा, हम अपने चूंकि अखबार पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स में भी ध्यान रखते हैं, तो शक्ल देखते ही समझ में आ गया अजय माकन है। और वो आगे पास में उस हमारे वाली भी बैठ गई, वही खाली पड़ी थी। नमस्ते के सर, नमस्ते। हम 7 जनों के अलावा उनको पूरी फ्लाइट में किसी ने नहीं पहचाना। क्यों पहचाने? बात भी सीधी सी है, भाई दिल्ली के नेता को राजस्थान वाले क्यों पहचाने? ये सेम बात यही है कि भाई राजस्थान का कोई नेता है और बिहार चला जाए तो वो क्यों पहचानेगा अगला? उसको बिहार वाले नेताओं से लेना देना है। तो जब आज ही नहीं पहचानते तो तब तो पहचानेगा, एकदम ही मतलब नहीं होता। तो राजा अपना घोड़ा लेके निकल रहा है। जैसलमेर में वैसे जनसंख्या घनत्व कम, मरुस्थल पड़ा था, तो इधर बियावान जंगल के अंदर, मरुस्थल के अंदर एक मुस्लिम महिला ऊपर से नीचे तक सोना पहने हुए, भयंकर सोना पहने हुए, और अकेली जा रही सामान लेके अपना। राजा ने घोड़ा रोका, राजा ने घोड़ा रोका, बहन, इस बियावान मरुस्थल में, जंगल में तुम इतना सारा सोना पहन के अकेली जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? कोई लूट ले, सोने के हिसाब से लूटने के लिए जाए, मार दे तुम्हें रास्ते के अंदर, कोई डकैती कर ले, कोई डर नहीं लगता तुम? उस महिला ने घुड़सवार की तरफ देखा, उसको पता नहीं कि राजा है। उसने कहा तुम नए आए हो शायद इस इलाके में, यहाँ के राजा का नाम जवाहर सिंह है, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, कोई हाथ लगाए ना तो उसकी चमड़ी उतार के जूते पहन ले। वो उस महिला का कॉन्फिडेंस है, लूटा जा सकता है अकेली महिला को, कोई बड़ी बात नहीं। और उसे लगता है कि मेरे किसी ने हाथ टच कर दिया ना, वो किले रोप देगा उस आदमी के। शासन का डर होता है, शासन डर से चलता है। जब लोगों को लगता है कि नहीं शासन कुछ कर सकता है, तो लोग बाद में गलतियां करते
जब लोगों को यह लगता है कि शासन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर कोई पेपर लीक करे, कोई दूसरी चीजें लीक करें, अब शासन का डर समाप्त। लोग कहते हैं पेपर लीक करने वाले कितने गलत काम कर रहे हैं, मगर अपने कोई नहीं डरता, हमारे अंदर का डर समाप्त हो गया है। पेपर लीक वालों का थोड़ा ज्यादा डर खुल गया, हमारा अभी तक उतना खुला। या दूसरा और कर दूं, हमें ईमानदारी तब तक है जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा। ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिस बंदे को पेपर मिल रहा है वो लेने का प्रयास तो कर रहा है, वो मना तो नहीं कर रहा, उसको लगता है कि नहीं यार जो चल रहा है उसमें ठीक। और फिर अपना थोड़ा डर कम खुला हुआ है, इसलिए हम छोटी छोटी चोरियां करते हैं। लाल बत्ती हो रखी है, हमें पता है लाल बत्ती से निकलना, हम निकलते हैं। हमें कोई डर नहीं लगता शासन का कि यार लाल बत्ती क्रॉस की है, पकड़ लिए जाएंगे, पुलिस दंड देगी, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस पकड़ेगी। बस उन लोगों का डर थोड़ा ज्यादा खुल गया, उनको लगता है कि लाल बत्ती भी नहीं पकड़ सकती तो पेपर चोरी पे भी पकड़, और पकड़ भी लेगी तो क्या कर लेगी। अपने लाल बत्ती भी सोचते हैं कि पकड़ लेगी तो क्या है, 150 रुपए देके निकल जाएंगे। उन्हें लगता है कि 150 नहीं तो 150,000 देके निकल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। शासन का डर बना रहना बेहद जरूरी है। राजाओं वाले राजा, मुझे ये बड़ा जोरदार चीज लगती है कि ये मान लो कोई एक स्टेट है, कोई स्टेट मतलब भरतपुर स्टेट है कोई, भरतपुर का राजा बैठा है यहाँ, भरतपुर की बाउंड्री लगती है यहाँ अलवर तक लगती है। यहाँ अलवर के आसपास में मान लो कोई एक खेत है, उस खेत में खेजड़ी का पेड़ है, उस खेजड़ी के पेड़ के पत्ते कौन लेके जाएगा, ये भरतपुर का राजा यहाँ बैठ के तय करेगा। एक बार भी नहीं हुआ किसी पत्ते दूसरे ने तोड़ लिए हो, क्योंकि पता था कि पत्ते तोड़ गया, राजा को पता चल गया ना पत्ते तोड़ लाए, तो राजा बता देगा 5 मिनट के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। शासन का डर बना रहना बेहद जरूरी है। जब लोगों के दिमाग से शासन का डर निकलता है तो लोग उच्छृंखलता करते हैं। हमारे भारत में हमारे साथ समस्या यही, हम शासन का डर भूल ही गए। न शासन डर बता पा रहा है, न हम उस डर को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए सारे गलत काम जितने किए जा सकते हैं वो सब करते हैं। मोरल वैल्यू हमारे में नाम मात्र की नहीं है। नैतिक रूप से जितने पतितम भारत वाले हुए उतना कोई नहीं हुआ। यूरोप वाले देश हैं, देखो बाप रे कितने भले सीधे सज्जन लोग हैं वो सारे के सारे, और अपने इतने इतने कमीने चोर निकम्मे। बोला आप हॉलीवुड मूवियां देखा करो ना, उनके अंदर है कि एक बंदा वॉकिंग करता जा रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, आज रोड के किनारे अखबार रखे हुए, खूब सारे अखबार रखे हुए रोड के किनारे। उसने एक अखबार उठाया और देखा अखबार कितने रुपए का, 5 रुपए का, वहां एक बॉक्स है उसमें 5 रुपए छोड़े आगे। अगला बंदा है उसने अखबार उठाया 7 रुपए रखे आगे। फिर जो अखबार वाला बंदा है वो दोपहर 12 बजे है, बाकी बचे हुए अखबार ले गया, जितने रुपए पड़े थे वो ले गया। इमेजिन कीजिए यदि अपने सड़क किनारे अखबार, जो सबसे पहला बंदा आएगा वो सारे अखबार उठा लेगा सारे, और वो ये भी नहीं सोचेगा क्या काम आएंगे, और टाबर गत्ते चढ़ाएंगे, लुगाई चूल्हे में पड़ेगी, पर यहां तो कम से कम छोड़ूंगा। दिलीप सर हांगकांग जा गए तो सर ने आगे वापस बताया कि वहां हांगकांग में बसों में कंडक्टर नहीं होता, तो कि आपको किराया पता रखना होता है कितना किराया, चढ़ो जितने हैं खुले रुपए रखो, उतने रुपए अंदर डाल दो उसके, अगली सवारी आएगी वो डाल देगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं होता जो किराया नहीं डालता। अपने यहां कंडक्टर होता है गांव वाली बस में कंडक्टर चढ़ता इधर से, क्या खड़े रहते पीछे, कंडक्टर पीछे आता तो घूम के 5 रुपए बचाने के लिए हम चलती बस में स्टंट कर जाया करते थे। मर जाएंगे लेकिन कंडक्टर को 5 रुपए देने, बस के ऊपर चढ़ जाएंगे, वो ऊपर आएगा तो अपने नीचे चले जाएंगे, इसको दिखने नहीं चाहिए, दिख जाता तो वो बेइज्जती करके 5 रुपए ले लेता। पर आदमी चाहता है कि यार कैसे न कैसे करके बचाया जाए, क्योंकि हमें नैतिकता नहीं है। यूरोप वालों को हम कितनी भी गालियां निकालें, पर इन मामलों में वो बेचारे इतने आगे निकल गए जिसकी कोई हद नहीं। वो मैंने एक दिन और वो बताई होगी आपको बात कि भाई अपने ये जो गेट होते हैं कांच वाले गेट, जो ये पुल पुश वाले गेट होते हैं, तो वहां यूरोप में है कि भाई 10 बंदे खड़े हैं लाइन में, पहला बंदा जो चढ़ा गेट के उसने पुश किया, अंदर घुसा, फिर वो गेट को पकड़ के तब तक खड़ा रहेगा जब तक बाकी 9 ना निकले। उसके पीछे लाइन जीती है, वो नहीं निकलेगी तब तक तो खड़ा रहेगा बेचारा, 1 2 सब निकल जाएंगे तब वो। अपने यहाँ एक जो बंदा घुसता पकड़ना छोड़ो धक्का मारता है, धक्का मार के आगे जाता है, अब पिछला उसके अगले के मुंह पे पड़े जाल, पढ़े तो पढ़े अपने निकल गए, फिर अगला भी धक्का मार के यूं करते हैं उस गेट को, कोई वो पकड़ता भी नहीं, हैंडल को भी नहीं पकड़ता अपने, क्योंकि अपने में नैतिकता नाम की कोई चीज
और कोई मतलब भी नहीं रखते। मैं पहली बार रशिया गया हुआ था, तो वहां वो बर्फ पड़े, भयंकर वाला बर्फ पड़े, तो वो जूते मेरे से चले नहीं जाए, धीमे 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 चलूं उनसे। अचानक वो कोई बर्फ को एक जगह ज्यादा आई तो मैं फिसल गया। आप पीछे, जूते ऊपर, एकदम ऊपर। अच्छा, अचानक आप यूं गिरते हो तो आंखें वांखें तो बंद ही हो जाती है आपकी। वो अचानक गिरांगे तो मुझे यूं बस वो 5 एक सेकंड का सीन था कि मैं गिरा और गिरते किसी बंदे ने पकड़ा और खड़ा कर दिया। तो मुझे बंद आंखों में इतना जरूर महसूस हुआ कि जिस किसी बंदे ने मुझे पकड़ के खड़ा किया वो लंबा चौड़ा है यार, फटाफट। पर मैं पीछे मुड़ा तो पीछे उपेंद्र जी सर खड़े थे, मेरे साथ वाले। तो मैंने कहा, अरे थैंक यू उपेंद्र जी यार, ये पता नहीं यार जूते कैसे फिसल गए यार मेरे, तो मेरे यार शायद ये ज्यादा लग गया नीचे इनके बर्फ, इस वजह से फिसल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पर सर थैंक यू मुझे मत बोलो, मैंने नहीं खड़ा किया आपको। तो वो देखो आगे एक लंबा सा जा रहा है, उसने खड़ा किया। तो फिर मैं खड़ा करते उसने आप खड़ा किया, खड़ा करते चल पड़ा, वो रुका ही नहीं। मैं इमेजिन करता हूँ कि यार भारत में यदि कोई ऐसे खड़ा करता, वो 10 मिनट तो मेरे से पूछता कि ना निरा कहाँ है, क्यों आए यहाँ पे, है ना, ध्यान से चला करो, ऐसे जूते क्यों पहने, कहां से लिए जूते, महंगे आ गए, इतने रुपए देने के थोड़ी होते हैं कोई। आराम से बंदा यूं इंटरेस्ट लेके बात करके जाता। उस आदमी कोई मतलब, उसका काम है, अपना काम करेगा, उसका कर्तव्य केवल इतना था, आपको खड़ा करना, उसने आपको खड़ा कर दिया। अब अपन में नैतिक मूल्यों का क्या हो गया है, पतन। कोई भी देश तब तक महान नहीं बनता जब तक उसके नागरिकों में नैतिकता नहीं आती। भारत उसी दिन महान बनेगा जब नागरिकों में क्या जाएगी। अपने सरकारों से उम्मीद करते हैं, सरकारें हमसे ही बनी है। आप सरकार से कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार इन सारी चीजें सही कर देगी, सरकार आपसे ही तो गई है। और सबसे बड़ी बात, सरकार क्यों कानून व्यवस्था का ध्यान रखेगी। आपने सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर वोट थोड़ी दिए थे। आपने सरकार को वोट दिए इसलिए थे कि वो आपकी जात का है। आपने अपने एमएलए को वोट इस बात पर दिया था कि आपकी जाति का है। आज मैं कहता हूं कितना वो सिस्टम है कि किसी ऐसे बंदे को टिकट दे दो जिसकी जाति की वहां पे वोट नहीं है, वो बंदा मरे नहीं जीत सकता वहां से। अखबार खुलेआम लिखते हैं, इस जाति के इतने लोगों को मिले टिकट, इस जाति के इतने लोगों को मिले टिकट। अब जो बंदा इस नाम पर आया है वो आपकी जाति के काम तो कर देगा। तो अपने एमएलए पर्सनल काम तो करते हैं, आपको ट्रांसफर कराना कराता है, आप उसको जब दारू की गाड़ी पकड़ ली छुड़वाता है, अब जब फलाना एक मुकदमा हो गया, थोड़ी धाराएं धीमी करवा दो, वो धाराएं धीमी करवाता है। आप एक भी एमएलए को नहीं कह सकते वो पर्सनल काम नहीं करवाता, सारे के सारे एमएलए करवाते हैं। पर आप उससे ये उम्मीद नहीं करोगे पेपर लीक रोक देगा। आपने नहीं दिया वोट उसको पेपर लीक के लिए, आपने जिस काम के लिए वोट दिए थे वो प्रॉपर काम कर रहा है। आपके नेता बहुत भले सज्जन आदमी है बापड़े, जो कह के आए थे वो तमाम काम कर रहे हैं। अपनी जाति के मीटिंग के अंदर जाकर उसमें कहते हैं आपके लिए जीत जान लगा देंगे, और लगाते हैं बापड़े। उन्होंने कभी कहा ही नहीं पेपर लीक रोकेंगे, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि विद्यार्थियों के हित की बात करेंगे, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, नहीं करते। नेता क्या अपने एकदम सच्चे आदमी, भले आदमी, नेता झूठे। इसलिए आज के बाद नेताओं को गालियां, बुरा जो देखन मैं चलान, बुरा न मिलिया, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना। तो जब अपने में नैतिकता आएगी तब भारत में भी आ जाएगी, अपने में नहीं आएगी तब तक भारत में भी। तो मतीरे की राड ये है कि साहब उस बंदे के रेस्पेक्ट की बात है कि मेरे रेस्पेक्ट है, ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है। आज मतीरा लेके जाए, कल भैंस को ले जाएंगे, कैसे लेके जाए मेरा मतीरा। तो उसके लिए कौन कौन दो राजा लड़े, अमर सिंह और ये मुगल बादशाह शाहजहां का टाइम था। किसका टाइम था, शाहजहां का टाइम था। अमर सिंह को वहां समाचार मिले, ये दोनों वहां है, वहां आगरा के दरबार के अंदर है, शाहजहां के पास में आगरा दरबार के अंदर है। और अमर सिंह को पता चला ऐसे ऐसे वहां लड़ाई होगी अपने, और अपने लड़ाई के अंदर हार गए। तो अमर सिंह ने कहा मैं नागौर जाऊंगा, पता तो लगाऊं यार कितने शहीद हुए, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। करण सिंह को पता था कि यार ये कहीं नागौर जाएगा, वापस लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसको थोड़ा लेट करवाया जाए, अभी नहीं जाने देते हैं, बाद में जाने देते हैं। तो उधर शाहजहां का एक मंत्री है, उस मंत्री का नाम है सलावत खान। क्या नाम है, सलावत खान। किसका मंत्री है, शाहजहां। शाहजहां का रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री को बोलते मीर बख्शी। क्या बोलते, तो शाहजहां के मीर बख्शी का नाम क्या, सलावत खान। और करण सिंह को लगा कि यार इसको पटाते हैं, इस सलावत खान को पटाते हैं, इसकी ठीक चलती है। भाई रक्षा मंत्री तो बड़ी चीज होती है ना, सेना ही सबसे बड़ा हुआ करता था राजाओं के टाइम में, तो सलावत खान को पटाते। अब भाई करण सिंह ने सलावत खान के पास बैठना शुरू किया डेली। सलावत खान को आते टाइम नमस्ते करे, जाते टाइम नमस्ते करे, थोड़ा दोस्त बनाया, एक आधी पार्टी वार्टी दी सलावत खान को। फिर सलावत खान से पूछा कि अमर सिंह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा नेक ख्याल है, बहुत भला अच्छा आदमी है यार, शानदार लड़ाई करता है, पिछली लड़ाई में क्या लड़ गया था अपनी तरफ से। उसने कहा सर मैं तो पहले ही समझ रहा था आप भोले हो सलावत खान जी। कैसे, कि अमर सिंह गालियां निकालता आपको, 4 लोगों में खड़े होकर था सलावत खान चीज ही क्या है,
और आपको छोड़ो तो सांझा कोई गलियां निकालता है। ये तो कहता है ऐसे बात सकई है इनके ही चले गए। सलाउत खान ने कहा नहीं नहीं यार, हमारे खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है? कि आप तो एक बात बताओ, आज दिन तक इस आदमी ने आपको नमस्ते किया है? और सलाउत खान ने नोटिस किया यार अपने को नमस्ते तो नहीं करता। फिर मैं करता हूँ नहीं करता आपको? हाँ सर, मीर बख्शी हो, आपको नमस्ते नहीं करेगा कौन करे? और सलाउत खान अब नोटिस करता कि अमर सिंह आता दरबार में, दूर से शाहजहां कोई नमस्ते करता, नमस्ते करके बैठ जाता, सलाउत खान की तरफ तो देखता ही नहीं। और अब सलाउत खान ने शाहजहां के कान भरने शुरू किए कि अमर सिंह खराब आदमी है, आपके खिलाफ ये करता है। पर शाहजहां कूल था, शाहजहां ने कहा अरे चुप रह रे, लड़ने वाले बंदे हैं यार, लड़ने वाले बंदों को नाराज नहीं करते, अपने लिए काम आएंगे कहीं ना कहीं। और अमर सिंह ने एक दिन एप्लीकेशन लगाई सलाउत खान के पास, छुट्टियां वुट्टियां देने का काम कौन करे? सलाउत। ये सलाउत खान मुझे नागौर जाना, छुट्टी दो। सलाउत खान ने छुट्टी कैंसिल कर दी, छुट्टी कैंसिल कर दी। तो अमर सिंह बिना एप्लीकेशन लगाए, बिना परमिशन लिए आ गया। उसने कहा मरने दे दो, मत दे, यूं चला जाऊंगा। मत पूछ रहा था, दे तो ठीक है, नहीं दे तो अमर सिंह कहाँ आ गया? नागौर। अब कर्ण सिंह ने सलाउत खान के और कान भरे, साहब इतनी औकात है, देख लिया, मैंने कहा था ना ये आदमी डंका नहीं है। अब अमर सिंह थोड़े दिन बाद में गया, गया तो कर्ण सिंह ने जाते वापस कहा कि अब वो आ गया अमर सिंह, और कल दरबार में आएगा। हिसाब तो ये कहता आपसे आगे सॉरी बोले कि सॉरी सर मैं आपसे बिना पूछे चला गया था, पर मुझे पक्का पता आपसे कोई सॉरी वोरी नहीं बोलेगा। सलाउत खान ने कहा नहीं नहीं, कल पक्का सॉरी बोलेगा, देख लेना यार, काम हो गया को इसलिए चला गया होगा। अगले दिन दरबार में सलाउत खान बैठा, कर्ण सिंह बैठा, अमर सिंह पास से निकला। अमर सिंह क्यों देखता, उसने देखा ही नहीं सलाउत खान, नहीं देखा तो कर्ण सिंह ने अमर सलाउत खान के मारा, जा रहा है और सलाउत खान से रहा नहीं गया। जरा गुस्सा आ रखा था सलाउत खान का, गंवार पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। और जैसे गंवार का वापस घूमा अपने पास, अमर सिंह हमेशा कटार रखता था। क्या रखता था? उसने कटार निकाली, सलाउत खान को शाहजहां के दरबार में मार देता है। वही कूट कूट के मार दिया उसने शाहजहां, उसको सलाउत खान को। अब सलाउत खान को मारते देखा तो आसपास के राजा तो उठ उठ के भागेगी, डाकी मारेगा। उसने सलावत खान को मारा तो उसके दिमाग में आया, मैं शाहजहां के मंत्री को मार रहा हूँ, और ये शाहजहां का साड़ा और था कि मैं शाहजहां के साड़े को मार रहा हूँ, मंत्री को मार रहा हूँ, शाहजहां मेरे को मारेगा। और उसके दिमाग में आ गया शाहजहां को सल्टा ही देते हैं। और उसने वो कटार निकाली उस सलावत खान से, शाहजहां आगे दरबार में सिंहासन बैठा, रुक रहे बहुत दिन हो गए तेरे को। और वो शाहजहां के पीछे भागा, शाहजहां को लगा आज मारेगा जिसमें शक नहीं। शाहजहां ने चप्पलें हाथ में ली, जहां राजा बैठता तो उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था, उस दरवाजे के अंदर महिलाओं के रहने की जगह थी। महिलाओं के रहने की जगह को क्या कहते हैं इमरान? हरम। क्या कहते हैं? और अपने राजस्थान में जनाना क्या कहते हैं? वहां हरम महिलाओं के रहने की जगह थी। और वो सलाउत वो शाहजहां तो उन महिलाओं के बीच में जाके छुप गया, क्योंकि शाहजहां जानता था कि राजस्थान का बंदा पहली बार महिलाओं के बीच में तो आएगा ही नहीं, और यदि आता भी है राजस्थान का बंदा महिलाओं के बीच में तो मिस कॉल दे के आता है। गांव में डोकरे खंखारे कर करके आते हैं। ये तुमने नहीं देखा होगा, नहीं देखा ना? ऐसा नहीं देखा? ऐसे दादाजी घर में आते हैं तो वैसे नहीं करते? यू रिच पीपल, हम गरीबों के बारे में क्या जानवा, हमें कई मिस कॉल हमें कई मिस कॉलें देनी पड़ती है भाई साहब, देते हैं ना गाँव में। और महिलाओं को समझ में हो जाती है कि मिस कॉल ससुर जी की है, जेठ जी की है, मिस कॉल के अनुसार रेस्पॉन्स करती है महिलाएं फिर भी उस हिसाब से। तो कि महिलाओं के बीच में आएगा नहीं। तो कहते हैं अमर सिंह वो कटार फेंकता उसके पीछे। आज भी आप आगरा के किले में जाएंगे और अच्छा यदि कोई गाइड होगा तो बताएगा कि अमर सिंह कटार इस पिलर के आगे रुक गई थी, बीच में कोई पिलर आ गया तो उसके रुक गई, अमर सिंह वहां से निकल जाता है। कहते थोड़ी देर बाद में, और जब बाकी सारे राजा दरबार में वापस आए, वो उसकी लाश बीच में पड़ी है, शाहजहां ने आराम से मुंह निकाल के देखा तो कहा सर आ जाओ जाओ, वो कपड़े चेंज कर लो, सलवार सूट बदल लो वापस से, इधर आगे बैठ जाओ आप। तो शाहजहां आगे बैठा, वहां पे बैठा तो शाहजहां के मुंह से निकला कि अमर की कमर में कहां की थी कटारी। क्या है बोलो देखे? अमर सिंह की कमर में कहां की कटार? पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही, बोलो लोहे से हिलाई सारी भाई कटार में कितना लोहा होता है? पाव। पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पातशाही मतलब बादशाह होती शमशेरी, शमशेर मतलब तलवार। आज यदि लंबे वाली तलवार होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। आज लंबे वाला लेके आता तो क्या छीन लेता? आगरा छीन लेता है ये आदमी। पर शाहजहां को बड़ा गुस्सा आया गया, यार मेरे साले को सरेआम मार गया, आंतड़ी बाहर निकल गया। और शाहजहां ने घोषणा की कि जिंदा या मुर्दा जो अमर सिंह को पकड़ के लाएगा उसको क्या दिया जाएगा? इनाम। और इसके चक्कर में अमर सिंह का साड़ा आया। अमर सिंह के साड़े का नाम था अर्जुन सिंह गौड़। क्या नाम था? और उस अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह को मार दिया। तो अमर सिंह की हत्या कौन कर देता है? अर्जुन सिंह। लिखो, नागौर में छतरी है अमर सिंह।
क्या लिखा है लास्ट में, क्या लिखा? अच्छा आगे लाइन चेंज कर लिखो, लिखो शाहजहां के दरबार में, इन कोर्ट ऑफ शाहजहां, शाहजहां के दरबार में, हाँ शाहजहां के दरबार में, इन कोर्ट ऑफ शाहजहां, अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। अमर सिंह मर्डर्ड मीर बख्शी सलावत खान। अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। जोधपुर का परकोटा जोधा ने बनवाया था। जोधपुर शहर की स्थापना जोधा ने की। छोटा मोटा उस टाइम किले वाला परकोटा बना दिया था। शहर का जो परकोटा ये बाद में किसने बनवाया? क्या लिखा? हाँ, मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया, मर्डर्ड मीर बख्शी सलावत खान। किससे मारा था? कटार। तो नाम पड़ा कटार का धनी। क्या नाम पड़ा? लिखो, अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह इज कॉल्ड इज मास्टर ऑफ डेगर। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह इज कॉल्ड इज मास्टर ऑफ डेगर। अमर सिंह की हत्या अर्जुन सिंह गौड़ ने कर दी थी। अमर सिंह वॉज मर्डर्ड बाई अर्जुन सिंह गौड़। अमर सिंह की हत्या अर्जुन सिंह गौड़ ने कर दी थी। अमर सिंह वॉज मर्डर्ड बाई अर्जुन सिंह गौड़। अमर सिंह की छतरी कहां पर है? नागौर। लिख लो, अमर सिंह की छतरी बराबर नागौर। सेनेटर ऑफ अमर सिंह। कहां पे छतरी? नागौर। अच्छा, अमर सिंह जिस दरवाजे से निकला था ना आगरा में, उस दरवाजे का नाम था बुखारा। क्या नाम था? देखो मैं और बताता हूं। ये मुगल थे ना, मुगल आए थे उज्बेकिस्तान से। मुगल कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान देश है। तो मुगल बाबर एंड ये जो थे वास्तव में कहां के रहने वाले थे? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक शहर है बुखारा। क्या नाम है? मुगलों ने जब आगरा का किला बनवाया था, आगरा किले में एक दरवाजे का नाम रखा बुखारा दरवाजा। क्या नाम रखा? आप कभी उज्बेकिस्तान जाइए और आप जैसे बताएंगे ना आप इंडियन हो, वो बड़े राजी होके कहेगा कि तुम पर हमने 500 साल राज किया है। 300 साल, 500 नहीं 300 साल। 1526 में हमारे बाबर ने जाकर तुम पर कब्जा किया था। 1857 की क्रांति तक बहादुर शाह जफर वहां पर बैठा था। हम मुगल, मुगल उज्बेकिस्तान। आपको मतलब ये थोड़ी देर में लगने लग जाएगा मैं भाग जाऊं यहाँ से। वो बार बार आपको एहसास दिलाएंगे कि तुम हमारे गुलाम थे। अपने नक्शे में बाकायदा बताएंगे कि उज्बेकिस्तान की टेरिटरी थी इंडिया, तुम हमारे गुलाम हुआ करते थे। तब मुझे कई बार और लगता है कि यार उज्बेकिस्तान इस बात पर प्राउड फील करता है आज भी कि मुगल हमारे थे और उन्होंने भारत में जाके क्या किया? राज। और अपने इतिहासकार फिर भी कह देते हैं ना मुगल अपने थे। उनको प्राउड फील हो रहा है वहां बैठे बैठे। जहांगीर अपनी बुक में लिखता है मैं इस गंदे देश को छोड़ के वापस अपने देश जाना चाहता हूं। बाबर अपनी बुक के अंदर लिखता है इस भारत में मुझे आम के अलावा कुछ भी पसंद नहीं, यहाँ के लोगों की शक्लें भी कितनी बुरी है। पता आम यहाँ के अच्छे हैं और कुछ भी अच्छे नहीं है। अपने किसी इतिहासकार को पूछो, उसको लगता है ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब। तो उस बुखारा शहर का नाम आलू बुखारा वहीं से है। बोले आलू बुखारा, बुखारा शहर है। तो वो आगरा किले का वो दरवाजा जहां से अमर सिंह निकला था उसका नाम क्या? पर बाद में अमर सिंह निकला इसलिए दरवाजे का नाम क्या हो गया? अमर सिंह। शाहजहां ने वो दरवाजा बंद करवा दिया। शाहजहां का दरवाजा बंद करो, आज अमर सिंह निकला कर को कोई फमर सिंह और निकल जाए कोई, ये दरवाजा खुलना ही नहीं। 1809 में एक अंग्रेज इस दरवाजे को खोलता है। अंग्रेज का नाम था जॉर्ज स्टील। क्या नाम था? और वो भी जब दरवाजे खोल रहा था लोगों ने मना किया, अरे सर अमर सिंह निकल जाएगा। अरे कहा निकल गया यार अमर सिंह, अब कहां निकलेगा। देखो आगरा किले का बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा किले का बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा किले का बुखारा दरवाजा अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज कॉल्ड एज अमर सिंह गेट। अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज कॉल्ड एज अमर सिंह गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था।
शाहजहां गोट क्लोज्ड दिस गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज्ड दिस गेट। 1809 ईस्वी में इन 1809 एडी 1809 ईस्वी में इन 1809 एडी जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। जॉर्ज स्टील गोट ओपन दिस गेट। अंग्रेज अधिकारी है ना जॉर्ज स्टील। जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। जॉर्ज स्टील ओपन दिस गेट। अगला राजा लिखो जसवंत सिंह। अगला राजा कौन है? जसवंत सिंह राजा बना तो कुछ ज्यादा एज थी नहीं, 11 साल की उम्र में राजा बन गया था। तो कहा गया भाई थोड़े दिन बंदा शासन संभाले कोई, तो इसका संरक्षक बनाया गया था। उसका नाम था राज सिंह कुंपावत। क्या नाम था? लिख लो, गार्जियन राज सिंह कुंपावत। क्या नाम था? राज सिंह कुंपावत। किसका संरक्षक है? ये सवाल पूछा हुआ, स्टार लगाओ। संरक्षक किसको बनाया गया? किसको बनाया गया था? राज सिंह को। अरे इसकी बंदे की कहानी तो और बड़ी जोरदार। कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह एक बार बीमार हुआ, तो अब राजा की रक्षा की संरक्षक का मतलब क्या? रक्षा करना। राजा जसवंत सिंह बीमार हो गए। एक बार बीमार हुए तो कहा कि वैद्य जी को बुलाओ, भाई बिस्का धीराज बुलाए, दवाइयां दो, दवाइयों से ठीक ही। तो गांव में अपने अभी तक भी होता है कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे तो कोई शाणे भोपे के पास लेके जाओ, देवी देवता का कुछ ना कुछ हो गया तो देवी देवता वाला करवाया, उससे भी ठीक ही नहीं। तो कोई तंत्र मंत्र करवाओ, तो कोई एक तांत्रिक बुलाया। उस तांत्रिक ने बुलाया, मैं ठीक तो कर दूंगा, इसमें भूत है तुम्हारे राजा में, मैं इस भूत निकाल दूंगा इस राजा का, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। बताओ क्या करना है? बलि देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आगे दे देंगे यार, बकरा कहाँ काटना है बता दो। अरे बकरा नहीं काटना तो पाडा काट देंगे, पाडा नहीं काटना तो का नर बलि, मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। हाँ तो दे देंगे, उसमें क्या बड़ी बात। ना ना, ऐसे नहीं तुम किसी को पकड़ के लेके जाओगे काट लो, बंदा अपनी मर्जी से आना चाहिए। तो हाँ मर्जी से आ जाएगा। ना ना ना, वो तो तुम ये भी कर सकते हो, किसी को पैसे दे दोगे, कोई बूढ़ा ठंडा आदमी हो और पैसे दे दो और घर वालों को दोगे, वैसे तुम्हारा बाप तो मरने वाला ही है, तुम इसकी नरबली दिलवा दो तो तुम्हें पे रुपए मिल जाएंगे। राजा के बराबर पावर का आदमी हो, मर्जी से आगे कहे मेरी गर्दन काटो, तो राजा बचेगा, वरना तुम्हारा राजा बचेगा। अब दिक्कत है, बराबर वाला आके तो कौन गर्दन कटवाए? राज सिंह कुंभावत ने गर्दन कटवा ली थी। तो मैं संरक्षक हूं, मेरा काम रक्षा करना है, यदि ऐसा करने से राजा का भूत निकलता तो मेरी गर्दन काट ली जाए। राज सिंह कुंभावत प्रधानमंत्री टाइप का बंदा, इतने बड़े पद का आदमी, उसने गर्दन काटो, कहते हैं इसकी गर्दन काटी गई, यज्ञ किया गया, उसके बाद जसवंत सिंह ठीक हुए। तो कौन है संरक्षक? कौन है? कौन है? फिर जसवंत सिंह को एक दूसरी चीज के लिए याद किया जाता है। जसवंत सिंह मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? लिखो, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। अब सुनना, देखो थोड़ी सी बात इधर, बाद में मैं बताता हूं, समझने वाली सी बात है थोड़ी सी, लिख अपने एक साथ ही लेंगे। शाहजहां के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है दारा, एक बेटे का नाम है औरंगजेब, एक बेटे का नाम है मुराद, एक बेटे का नाम है सुजा। कौन कौन है बताओ देखिए। इन चारों बेटों के बीच में 5 लड़ाइयां हुई। चारों बेटों के बीच में कितने युद्ध हुए? कौन कौन से? बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और दोराई। क्या हुआ सुनना, देखो बात। 1656 के आसपास की बातें, खबरें फैली कि शाहजहां बीमार है और मरने वाला है।
मंत्रियों ने आके शाहजहां से पूछा कि बादशाह सलामत, कल को खुदा ना खास्ता कुछ आपके हो गया, अगला बादशाह किसको बनाना है? उसने कहा दारा। किसको बनाना? ये समाचार मिला कि शाहजहां ने अपना अगला उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया। इसमें तीनों भाई नाराज हुए, औरंगजेब, मुराद और उनका कौन होते हैं पिताजी बनाने वाले? ये तो हम चारों भाई बाप के मरने के बाद लड़ेंगे, एक भाई बाकी भाइयों को मार देगा, जो जिंदा बचेगा वो क्या बनेगा? राजा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पुत्र जीवितता का सिद्धांत, जो शक्तिशाली है वो क्या बनेगा? उधर से औरंगजेब अपनी सेना लेकर रवाना हो रहा है, इधर से मुराद अपनी सेना लेकर रवाना हो रहा है, इधर से हो रहा है सुजा। सुजा थोड़ा तेज पड़ा और सुजा ने अटैक किया दारा पे। किस पे अटैक किया? सुजा और दारा के बीच में जो लड़ाई होती है उस लड़ाई का नाम है बहादुरपुर का युद्ध। क्या नाम है? शाहजहां किसकी तरफ है? और शाहजहां ने अपने राजस्थान के एक राजा को भेजा कि जाओ तुम सुजा का मुकाबला करो दारा की तरफ से। मिर्जा राजा जयसिंह। किसको भेजा? जयपुर के एक राजा है, क्या नाम है? तो मिर्जा राजा जयसिंह गैर सुजा को कूट के आगे। तो बहादुरपुर का युद्ध किसने जीत लिया? दारा। किसके खिलाफ? सुजा। और दारा का सेनापति कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है? औरंगजेब को समाचार मिला गया यार मामला गंभीर है, शक्तिशाली पड़ रहा है, और दारा पहला युद्ध तो जीत गया। औरंगजेब जगीरा था उस टाइम का, कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उसने। उसने मुराद के पास मैसेज किया। किसके पास? और कहा भैया मुराद समाचार सुने कुछ? मुराद ने कहा समाचार सुने, पिताजी ने दारा को बादशाह घोषित कर दिया है और दारा ने सुजा को हरा दिया, और मैं जाऊंगा, लोग मुराद कहते हैं, इसको मारूंगा पकड़ के, दारा को उल्टा लटका के पीटूंगा, मैं बनूंगा बादशाह। औरंगजेब ने समाचार किया शाबाश मेरे भाई, मैं तो यही चाहता हूं कि भाई मुराद बादशाह बने, और मुराद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। मुराद ने कहा पर भैया आप खुद? उसने कहा अरे मैं साउथ इंडिया में राजी हूँ यार, पर मैं चाहता हूँ कि योग्य आदमी राजा बने, और मैं जानता हूँ कि चारों में योग्य मुराद है, तो राजा कौन बनना चाहिए? तो मुराद ने कहा मेरे साथ है, पक्का मैं सेना लेके आ रहा हूँ, मैं साउथ इंडिया से मध्य प्रदेश पहुंचता हूँ, तो गुजरात से मध्य प्रदेश था। मुराद कहां पर बैठा है? गुजरात। तो गुजरात से एमपी, मैं महाराष्ट्र से एमपी, यहां से दोनों आगरा पर अटैक कर लेंगे। तो ये वाला प्लान सही है, अपने ये वाला कर लेते हैं अपने। उधर ये बात पता चली किसको? आपके शाहजहां को, दारा को पता चली कि दोनों भाई मिल के आ रहे हैं इस बार। कौन कौन? कौन से रास्ते से? मध्य प्रदेश होते हुए आगरा की तरफ। वापस राजस्थान के एक राजा को भेजा गया कि दोनों को साथ जाके रोको। राजा का नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? और कहा मध्य प्रदेश में जाके मालवा में रोको उनको। कहां पे रोको? उसने क्यों रोकूं, क्यों जाऊं, नहीं जा रहा मैं, हमारा क्या लेना देना, तुम्हारी लड़ाई है। और शाहजहां ने कहा कि राजा मैं तुम्हें मालवा दूंगा। क्या दूंगा? मालवा बहुत पैसे वाली जगह थी, मालवा माल की जगह थी, माल ज्यादा आता था वहां से भाई साहब, इसलिए मुगल बादशाह मालवा किसी को देते नहीं थे। मालवा और गुजरात दो बहुत भयंकर पैसे वाली जगह थी। उसने कहा मैं मालवा दूंगा। जसवंत सिंह का फिर ठीक है जा रहा हूं मैं, तो सेना तैयारी कर ली। इसलिए जसवंत सिंह दोनों को रोकने के लिए गया। किस किस को? मुराद और औरंगजेब। कहां रोकने के लिए जा रहे हैं? मालवा में, उस जगह का नाम है धर्मत। क्या नाम है? तो धर्मत में कौन कौन दो भाई मिलके आ रहे हैं? रोकने के लिए कौन आ रहा है? और जसवंत सिंह साथ एक सेनापति और है कासिम खान। कौन सेनापति है? अब सेनाएं आमने सामने आके पड़ी है। औरंगजेब के समझ में आ गया कि मारेगा जसवंत सिंह, जिसमें शक नहीं है, सेना बड़ी है इसकी और हारेंगे, और दिमाग था उस आदमी। उसने कासिम खान के पास मैसेज किया कि कासिम खान मैंने सुना आजकल तुम हिंदू बन गए हो। कासिम खान का दिमाग खराब है, मैं अपना धर्म क्यों बदलूंगा, मुसलमान ही हूं मैं। काहे के मुसलमान हो रहे? तुम दारा का साथ देते हो, दारा तो हिंदू है, हिंदू का साथ देने वाला हिंदू है। उसने कहा दिमाग खराब है तेरा, तू औरंगजेब मुसलमान है, तेरा भाई दारा भी तो मुसलमान ही है। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, दारा नहीं है। और दारा था भी थोड़ा लिबरल, संस्कृत पढ़ता रहता सारा दिन, बैठा बैठा वेद उपनिषद पढ़ता रहता, जनेऊ वनेऊ डाल लिया करता, उस टाइप का आदमी था। पंडित जी के साथ रहता, तिलक लगा लिया करता। और कहा सारे दिन तो पंडित जी के पास बैठा बैठा वहां पे ओम भूर भुव स्व गाता रहता है, और तू कह रहा है वो हिंदू है और मुसलमान है। और फिर तू बता, अभी पिछला जो तुम्हारे युद्ध हुआ था बहादुरपुर, उसमें उसका सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। अभी जो युद्ध हो रहा है इसमें तुम्हारा सेनापति कौन है? कि जसवंत सिंह। ये कौन है सारे? और कासिम खान ने कहा भाई यार तुम तो पत्ते की बात बता दी, ये तो सच में सब मिले हुए हैं। और कासिम खान युद्ध से एक दिन पहले अपने 30,000 सैनिकों को लेकर औरंगजेब से मिल गया। 30,000 फौजी लेके किससे मिल गया? उसने औरंगजेब से जाके संधि कर ली कि मैं औरंगजेब की तरफ हूं। अब किसी सेनापति का उधर जाना केवल सेना का लॉस नहीं है, एक लॉस तो ये कि आपके 30,000 कम, दुश्मन के 30,000 ज्यादा। फिर इससे भी बड़ा लॉस है, आपकी पूरी प्लानिंग भी तो बताएगा वो। आपने उसके साथ बैठ के तय किया था इतने हथियार हैं, इतने में लड़ना है, इतनी कम है, अपनी कमजोरियां भी तो पता है उसको, उसने सारी जाके बताई।
पर जसवंत सिंह फिर भी लड़ता उस युद्ध के अंदर, भयंकर लड़ता धर्मत वाले। जसवंत सिंह खुद घायल हो जाता बहुत भयंकर तरीके से। जब घायल हुआ तो जोधपुर वाले मंत्री गए और जोधपुर वाले मंत्री ने कहा, राजा तू क्यों मर रहा है रे? ये लड़ाई इन भाइयों भाइयों की है, तू बाहर चल। जसवंत सिंह ने कहा, नहीं नहीं यार, मैं युद्ध छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? जोधपुर वाले मंत्री जबरदस्ती उठा के लाए, बाहर चल, नहीं लड़ना। तो धर्मत वाले युद्ध में औरंगजेब और मुराद जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? औरंगजेब और मुराद। कहते राजा जसवंत सिंह घायल हो गए, जब वापस आया तो राजा की रानी है जसवंत दे, क्या नाम है? उसने कहा, ऐसे बेलखने पति का तो मुंह नहीं देखूं। उसने किले के दरवाजे बंद किए। तुम हार के वापस कैसे आ सकते हो? मंत्रियों ने कहा कि अरे हार के नहीं आया, हम पहले बीच में उठा लाए थे इसके, ये मर जाता वहां पे। रानी ने कहा, मर जाता तो ठीक था, मेरे जैसे मुंह नहीं देखे जाए। फिर जैसे तैसे करके राजा ने हाथा जोड़ी की कि अंदर तो आने दे माता, बाहर ही क्यों खड़ा कर रखा है? तब रानी ने अंदर आने दिया। तो भी कहते रानी ने बेइज्जती की राजा की। और राजा जब खाना खाने के लिए बैठे तो रानी ने वो नौकरानी थाली लेके आई, सोने चांदी के बर्तन लेके। और रानी ने कहा, अरे अरे वो सोने चांदी वाले बर्तनों मतलब कोई कागज के कोई बर्तन हो तो उनमें ला के दे। तो राजा ने कहा, कागज के कौन से बर्तन होते हैं उनमें क्यों ला के देने में क्यों नहीं ला के दे? कि ये सोने चांदी की तो बर्तन आपस में भिड़ेंगे, भिड़ेंगे तो बजेंगे, और बजेंगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि वहां तलवारें बज रही थी, तभी तो आए थे आप वापस। राजा ने कहा, चिल, आज के बाद किसी भी युद्ध में से ऐसे वापस, तब जाके राजा को बैठे रहने दिया था। तो कौन से राजा के लिए दरवाजे बंद किए गए? कौन से युद्ध से वापस आया तब? रानी का नाम भी क्या है? दोनों जसवंत है, राजा भी जसवंत और रानी भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की रानी का नाम, वो रानी का पत्नी का नाम क्या है? नवजोत कौर सिद्धू। वैसे दोनों के नाम ही जसवंत जसवंत थे। अब भाई इधर औरंगजेब जीत गया, आपका धर्मत का जीत गया। तो औरंगजेब ने कहा, अटेक आगरा की तरफ। तो दारा बेचारा खुद आता है सामने लड़ने के लिए, सामूगढ़। कौन सा युद्ध लड़ता है? सामूगढ़। और सामूगढ़ में औरंगजेब फिर जीत जाता है। सामूगढ़ में जैसे औरंगजेब जीता, दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? औरंगजेब मुराद के साथ मिलकर आगरा पे करता है कब्जा। आगरा पे कब्जा करके शाहजहां को करता है गिरफ्तार, मुराद को अंडरग्राउंड में ले जाके मारता है और खुद बनता है बादशाह। उसने मुराद को कहा कि नाम मुराद और उसने किसको मार दिया? मुराद। खुद क्या बन गया? बादशाह। अब स्थितियां क्या है? मुराद मर गया, औरंगजेब कहां बैठा है? आगरा। दारा कहां बैठा है? गुजरात। और आपके उधर सुजा कहां बैठा? आपका बंगाल। सुजा वापस बंगाल में हार हुर के उधर बंगाल के अंदर ही बैठा हुआ। जैसे सामूगढ़ युद्ध जीत के आगरा पे कब्जा किया, राजस्थान का एक राजा फट सबसे पहले जाके औरंगजेब से बातचीत कर लेता है, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन कर लेता है? उसने कहा, ठीक है भाई, पहले हम दारा की तरफ थे, लेकिन तब दारा बादशाह था, अब बादशाह तू है, तो हम किसकी तरफ आ गए तेरे? उसने कहा, तू नहीं, जसवंत सिंह को ला मेरी साइड में। किसको लेके आ? तो जसवंत सिंह के पास आया और उसने जसवंत सिंह को आगे कहा कि जसवंत सिंह यार, अपना क्या लेना देना है? पहले दारा की तरफ लड़ रहे थे, कोई बात नहीं, औरंगजेब से संधि कर लेते हैं। तो सामूगढ़ युद्ध के बाद मिर्जा राजा जय सिंह उसकी तरफ, और किसको ले गया? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह को ले गया, जसवंत सिंह वापस जोधपुर आ गया संधि करके। गुजरात में कौन बैठा हुआ आपका? दारा। कौन बैठा है? जसवंत सिंह ने दारा को मैसेज किया कि दारा लड़ाई की तैयारी कर, मैं तेरा साथ दूंगा। ये बात औरंगजेब को पता चली कि किसका साथ देने का प्रयास कर रहा है? दारा का साथ देने का प्रयास कर रहा है। तो उसने जसवंत सिंह को कहा कि अरे यार ऐसे क्या कर रहा है? जसवंत सिंह का, नहीं नहीं नहीं, मैं तो तेरे तरफ हूं, चिंता मत कर तू अपने आप में। पर वो फिर दारा से बातचीत करे कि दारा तुम मेरा साथ, तुम लड़ाई की तैयारी कर ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। पर दारा बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतने में सुजा ने अटैक कर दिया औरंगजेब पे। कौन अटैक कर देता है? इस बार अगला युद्ध था खजवा। कौन सा युद्ध है? और औरंगजेब जसवंत सिंह को कहा कि तू मेरी तरफ आ लड़ाई करने के लिए। तो जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से कौन सा युद्ध लड़ने के लिए गया? किसकी तरफ से? किसके खिलाफ? पर जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगे कि अरे यार, इस औरंगजेब का साथ देंगे, थोड़े दिन पहले इसके खिलाफ थे, अब इसका साथ देंगे। पर युद्ध से पहली रात को, और उसको याद आया कि मेरे धर्मत वाले युद्ध में पहली रात को औरंगजेब ने अपनी तरफ किसको मिला लिया था? कासिम खान। और इस चक्कर में हम हारे थे। वो पहली रात को सुजा के पास चला गया और सुजा को जाकर, सुजा मैं तेरी तरफ हूं। कैसे? तो कल जब युद्ध शुरू होगा ना, तो मैं रहूंगा तो औरंगजेब की तरफ ही। जैसे युद्ध शुरू होगा मैं औरंगजेब अटैक कर दूंगा, इधर से तू औरंगजेब अटैक कर देना। औरंगजेब के समझ में नहीं आएगा कि मेरा मुकाबला करेंगे तेरा करे। पर ध्यान रखना, एंड टाइम पर एक साथ हमले करने, तब औरंगजेब हारेगा, वरना औरंगजेब हारेगा नहीं। सुजाने का ठीक है। जसवंत सिंह एंड टाइम जो टाइम दिया था उस पर औरंगजेब अटैक करता है। औरंगजेब की उधर की जो सेना थी उसको मारता पीटता है, उसके हथियार वथियार उठाता है, उस साइड वाले जितना धन माल मता था वो उठाता है। सुजा उठा ही नहीं था तब तक, नींद से नहीं उठा, तो सुजा अटैक ही नहीं कर पाया। जसवंत सिंह वहां से औरंगजेब की सेना को लूट पीट के जीता कर सकता था, वहां से निकल गया। सुजा बाद में लड़ा, बाद में उठा, उठ के औरंगजेब से लड़ा, औरंगजेब ने सुजा को फिर पीट दिया। कहते जसवंत सिंह जब यहाँ इस खजवा के युद्ध में औरंगजेब की सेना को लूट के यहाँ से निकलता है वापस, तो आगरा की जिम्मेदारी औरंगजेब ने अपने मामा जी को दे रखी थी। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था?
शाइस्ता खान को पता चला कि जसवंत सिंह खजवा को लूट के और कहाँ आ रहा है, आगरा की तरफ। तो शाइस्ता खान ने जहर की गोलियां मंगा ली थी कि जहर खा के मरूंगा। उसको लगा कि यदि जसवंत सिंह आगरा आएगा तो पहले तो सांझा को जेल से निकाल के बादशाह बनाएगा और मेरे को पकड़ के मारेगा। उसकी घर की जो पत्नियां थी, उसने महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि पहले तो मर मत, जब नजदीक आए तब मर जाना, अभी तो आगरा में आया है नहीं। पर जसवंत सिंह आगरा जाता ही नहीं। जसवंत सिंह वहां से चुपचाप कहाँ जाता है, वापस अपने जोधपुर आके बैठ जाता है। और जोधपुर आके वापस दारा को मैसेज करता है, आ रहा है क्या। तो औरंगजेब ने बाद में जसवंत सिंह को कहा कि मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा, तू पंगे मत ले ऐसे। तो बाद में औरंगजेब ने क्या दे दिया इसको, गुजरात। तो दारा बेचारा भाग गया सिंध। दारा कहां भाग गया, अब ये कहां पर बैठा हुआ है, गुजरात। गुजरात लेके वापस इधर आ गया। उधर उधर वो दारा को वापस मैसेज करेगा, आ रहा है क्या। तो दारा ने हिम्मत की, दारा सिंध से आया सिरोही। कहां पे आ गया, सिरोही आया। तो सिरोही आने के बाद जसवंत सिंह को कहा, जसवंत सिंह ने कहा देख हम लड़ेंगे बाकायदा तेरे तरफ, पर एक तू एक काम कर, देख अकेला मत आ, बाकी राजाओं को साथ ले, अपने अकेले अकेले लड़ेंगे तो औरंगजेब के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी। तो दारा मैसेज करता है राणा राज सिंह को। किसको मैसेज करता है, मेवाड़ महाराणा कि मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब तुम्हारे कदमों में है राणा राज सिंह, तुम यदि साथ नहीं दोगे तो हम हार जाएंगे, प्लीज हमारा साथ दीजिए। राज सिंह की और दारा की आपस में बनती, क्योंकि चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण सादुल्ला खान ने तोड़ दिया था दारा के कहने पे, इसलिए राणा राज सिंह न्यूट्रल हो गया। राणा राज सिंह किसकी साइड में, औरंगजेब। इसलिए बेचारा दारा हिम्मत करके, दोराई दोराई अजमेर के पास जगह पड़ती है, हिम्मत करके अकेला यहाँ लड़ने के लिए आया। जसवंत सिंह जोधपुर से निकलता है, इधर औरंगजेब जसवंत सिंह कर रहा है तेरी मेरे से संधि, मेरी तरफ से आ। अब जसवंत सिंह फंस गया। यदि वो दारा का साथ देता तो मरेंगे, दोनों मरेंगे, सेना बड़ी थी नहीं। औरंगजेब का साथ देना नहीं चाहता, इसलिए जोधपुर से निकलता है, बीच में बैठ गया, आगे गया नहीं। उसने कहा तबीयत खराब है। तो इस युद्ध में उसने भाग ही नहीं लिया। दोराई वाले में वापस औरंगजेब जीत गया। उसने दरासी को पकड़ा और दरासी को पकड़ के मार दिया। अब केवल कौन बचा हुआ है, खजवा वाले युद्ध के अंदर सूजा जीता था। सूजा जीतने के बाद सूजा हारा था। सूजा हारने के बाद बेचारा भाग गया, मणिपुर की साइड चला गया। तो उसका पता ही नहीं चला अंतिम समय तक कहां गया कहां नहीं गया। तो जसवंत सिंह इनके दो युद्धों में लड़ा था। कौन कौन से दो युद्धों में, धर्मत और खजवा। कौन कौन से युद्धों में, हेडिंग डालो भाई। उत्तराधिकार की कौन कौन सी लड़ाई में लड़ा, पता तो रहे अपने को। देखो धर्मत का युद्ध, धर्मत एमपी में जगह पड़ती है ना, बैटल ऑफ धर्मत। वास्तव में लड़ाई किस किस के बीच में, एक तब तो औरंगजेब और मुराद दोनों साथ में, और सामने कौन है इनके, दारा। और दारा के सेनापति कौन कौन है, जसवंत सिंह और कासिम खां। हाँ, कोटावाड़ा मुकुंद सिंह धर्मत के युद्ध में लड़ता हमारा, यही है। वेरी गुड, शाबाश। किसकी तरफ लड़ेगा तुम बताओ, किसकी तरफ से लड़ाई तुम कहोगे उसकी तरफ से लड़ा देंगे। है दारा, राजस्थान के सारे राजा दारा की साइड थे, राज सिंह को छोड़ के। भाई बादशाह से संधियां थी, बादशाह जिधर कहेगा उधर से जाएंगे। बादशाह कौन है, सांझा। सांझा किसकी तरफ है, दारा। तो अपने वाले भी दारा। उतार लिया, लिखो। कासिम खान ने दारा सिकों से विश्वासघात किया। कासिम खान बिट्रेड दारा सिको, या दारा, खाली दारा ही लिख लो। कासिम खान ने दारा से विश्वासघात किया। कासिम खान बिट्रेड दारा। तथा युद्ध से पहले औरंगजेब से मिल गया, एंड ही जॉइंड हैंड्स विद औरंगजेब बिफोर बैटल। तथा युद्ध से पहले औरंगजेब से मिल गया, एंड ही जॉइंड हैंड्स विद औरंगजेब बिफोर बैटल। अगला लिखो, युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब वॉन दिस बैटल। युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब वॉन दिस बैटल। लिखो, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी जसवंत सिंह वापस जोधपुर चला गया। जसवंत सिंह रिटर्न बैक टू जोधपुर। जसवंत सिंह वापस जोधपुर चला गया। जसवंत सिंह रिटर्न बैक टू जोधपुर।
रिटर्न बैक टू जोधपुर। इसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। हिज हाड़ी क्वीन जसवंत दे गॉट क्लोज्ड गेट्स ऑफ फोर्ट। इसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। हिज हाड़ी क्वीन जसवंत दे गॉट क्लोज्ड गेट्स ऑफ फोर्ट। हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। गॉट क्लोज गेट्स ऑफ फोर्ट। लाइन चेंज कर लिखो। सामुगढ़ युद्ध को जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ सामुगढ़, सामुगढ़ युद्ध में जीतने के बाद, ये सामुगढ़ आप उसमें पढ़ लोगे, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब पढ़ लोगे। सामुगढ़ युद्ध में जीतने के बाद, सामुगढ़ आगरा के पास यूपी में जगह। सामुगढ़ युद्ध जीतने के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ सामुगढ़, औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब बिकम मुगल एम्परर। औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। अतः मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली। सो मिर्जा राजा जयसिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब। ये सवाल पूछा हुआ, स्टार लगाना। राजस्थान का कौन सा राजा औरंगजेब की तरफ गया था सामुगढ़ युद्ध जीतने के बाद? कौन गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर का राजा ना, तब जयपुर को आमेर बोलते थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली। मिर्जा राजा जयसिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली तथा वह जसवंत सिंह को औरंगजेब के पक्ष में लेकर आया। एंड ही ब्रॉट जसवंत सिंह इन फेवर ऑफ औरंगजेब। तथा वह जसवंत सिंह को औरंगजेब के पक्ष में लेकर आया। एंड ही ब्रॉट जसवंत सिंह इन फेवर ऑफ औरंगजेब। अगला लिखो, खजुआ का युद्ध, बैटल ऑफ खजुआ। खजुआ यूपी में जगह भाई। ये किस किस के बीच में हो रहा है? औरंगजेब और सुजा। और जसवंत सिंह किसकी तरफ से आया था? औरंगजेब की तरफ से ना, याद रखना। एक में औरंगजेब के खिलाफ और एक में औरंगजेब की तरफ से आया, लेकिन वही औरंगजेब का सेना लूटता ही है। लिखो, युद्ध से पहले जसवंत सिंह सुजा से मिल जाता है। जसवंत सिंह जॉइंट हैंड्स विद सुजा बिफोर बैटल। युद्ध से पहले जसवंत सिंह सुजा से मिल जाता है। जसवंत सिंह जॉइंट हैंड्स विद सुजा बिफोर बैटल। युद्ध से पहले जसवंत सिंह सुजा से मिल जाता है। जसवंत सिंह जॉइंट हैंड्स विद सुजा बिफोर बैटल। तथा युद्ध के दौरान एंड ड्यूरिंग बैटल, तथा युद्ध के दौरान एंड ड्यूरिंग बैटल उसने औरंगजेब की सेना को लूट लिया था। उसने औरंगजेब के सैनिक शिविर को लूट लिया था। लिख लो, उसने औरंगजेब के सैनिक शिविर को लूट लिया था। ही लूटेड मिलिट्री कैंप ऑफ औरंगजेब। उसने औरंगजेब के सैनिक शिविर को लूट लिया था। ही लूटेड मिलिट्री कैंप ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के सैनिक शिविर को लूट लिया था। तो दोनों युद्ध याद रह जाएंगे। जसवंत सिंह कौन कौन से दो युद्धों में लड़ा था बताओ देखे? ये तो धर्मत और दूसरा कौन सा? खजुआ। धर्मत में किसकी तरफ से? दारा। खजुआ में गया किसकी तरफ से? लेकिन मिल किससे गया था? याद रह गया? अब सुनना मेरी बात। अगला आपकी इकोनॉमी का डिस्कशन है, प्लीज ढंग से सुनना। इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में डिस्कशन सबसे अधिक काम के होते हैं। अपने वाले इन सब्जेक्ट में क्या होते हैं, इनमें तो एक आधी चीजें होती है जो बताई जाने वाली होती है, बाकी आपके समझ में आई जाती है। इकोनॉमी सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि उसमें खूब सारी चीजें होती है जिनको अलग अलग प्रकार से समझा जा सकता है।
तो आपको समझाया किसी प्रकार से, पेपर में क्वेश्चन दूसरे प्रकार से है, इसलिए भी कई बार गलत हो जाता है। यार जैसे हमने समझा था वैसे क्वेश्चन ये नहीं था, तो डिस्कशन में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये नहीं कि भाई आप डिस्कशन है तो इसका मतलब हम बैठेंगे नहीं, सारे ढंग से बैठोगे। और ये प्री वालों को आपको ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है, वरना तो मैं किसी में कहूं नहीं। आप प्री वाले भगवान जाने क्या माइंड सेट सोच के आते हो कि आपको लगता ही है कि इस प्रकार की चीजें आपने करनी, वरना फाउंडेशन वाले तो बैठे रहते हैं, उनको तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्लीज पढ़ना, ढंग से सुनना। कल मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन के पेपर, ये जो पेपर है इसके क्वेश्चन आपसे वापस पूछूंगा, क्या क्या समझा क्या क्या नहीं समझा, ठीक है।